नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो आज चर्चा शुरू करने से पहले दोस्तों दो तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। पहली तस्वीर जो है वो मोदी जी की तस्वीर है और उनकी मां की। आइए जरा देखते हैं। ये देखिए पहली तस्वीर जो गुजरात से आई है। हमारे पीएम साहब यानी नरेंद्र मोदी जी अपनी मां के पैर धो रहे हैं, यहाँ पैर छू रहे हैं क्योंकि मौका खास है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को बताया है कि आज उनकी बा यानी हीराबेन की जन्मशती है। इस मौके पर दूसरी तस्वीरें भी अगर लेके आए, जो दूसरी तस्वीरें 3-4 तस्वीरें हैं, मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि वो जो 3-4 तस्वीरें हैं उसको भी जरा चेंज करें। मोदी जी अपनी मां से मिलने के लिए गांधीनगर पहुंचे थे और वहां उनके पैर धो करके आशीर्वाद लिया, चरण छुआ। और ये कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाना चाहते हैं। अलग अलग तस्वीरें हैं, यहाँ पर एक तस्वीर अभी दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ी देर में आपको कुछ और दूसरी तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। और उसके अलावा अब एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूँ। वो विजुअल्स देश की सड़कों पर नौजवान हैं। जरा देश की सड़कों पर जो नौजवान हैं, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उस तस्वीर को भी लेकर आइए स्क्रीन पर, वो भी दिखाएं। और देश के युवा यानी देश का भविष्य जो इस वक्त सड़कों पर है, नाराज है और सरकार से अपने लिए नौकरी के लिए, मतलब अपनी नौकरी के लिए वो सरकार से दुआएं कर रहा है, विनती कर रहा है कि सरकार उसे नौकरी दे। उसके साथ इंसाफ भी मांग रहा है। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि अग्निपथ योजना के खिलाफ किस तरह युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा है और देश के कई राज्यों से इस वक्त एक जैसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं ट्रेनें जल रही हैं, कहीं घेराव किया जा रहा है, कहीं कुछ और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने देश के हालात पर आज फिर एक ट्वीट किया है। अगर जरा ट्वीट को दिखा सकते हैं तो ट्वीट ले आइए सबसे पहले स्क्रीन पर। वरुण गांधी ने ट्वीट जो किया है वो आप देखिए। वरुण गांधी ट्वीट में कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना को लाने के बाद महज कुछ घंटे के भीतर इसमें किए गए संशोधन ये दर्शाते हैं कि संभवतः योजना बनाते समय सभी बिंदुओं को ध्यान में नहीं रखा गया। जब देश की सेना, सुरक्षा और युवाओं के भविष्य का सवाल हो तो पहले प्रहार फिर विचार करना एक संवेदनशील सरकार के लिए उचित नहीं है, ये कह रहे हैं वरुण गांधी। वरुण गांधी के अलावा आज फिर से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। दिखाइए जरा राहुल गांधी के ट्वीट को। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 8 सालों से लगातार भाजपा सरकार ने जय जवान जय किसान के मूल्यों का अपमान किया है। मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी को काले कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे। आप याद कीजिए, कृषि कानूनों की बात कर रहे हैं। 3 कृषि कानून जिसे किसानों ने काले कृषि कानून कहा था और लगातार राहुल गांधी कह भी रहे थे कि इसे वापस लेने पड़ेंगे। और ठीक उसी तरह से उन्हें माफी वीर बनकर देश के युवाओं की बात माननी पड़ेगी और अग्निपथ को वापस लेना ही पड़ेगा, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी के अलावा सोनिया गांधी ने, हॉस्पिटल में सोनिया गांधी हैं, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, और हॉस्पिटल से ही आंदोलनरत युवाओं के नाम एक खत लिखा है सोनिया गांधी। उस खत को अगर ला सकते हैं स्क्रीन पर तो ले आइए। और इस खत में सोनिया गांधी कह रही हैं, ये खत है देखिए मेरे बिल्कुल बगल में, देश के युवाओं के नाम कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी की तरफ से कांग्रेस महासचिव श्री जयराम रमेश द्वारा जारी संदेश इनकी तरफ से है। खत में जो कहती हैं वो सोनिया गांधी, देखिए कि आप भारतीय सेना में भर्ती होकर देश सेवा का महत्वपूर्ण कार्य करने की अभिलाषा रखते हैं। सेना में लाखों खाली पद होने के बावजूद पिछले 3 साल में भर्ती ना होने का दर्द मैं समझ सकती हूं। एयरफोर्स में भर्ती की परीक्षा देकर रिजल्ट व नियुक्ति का इंतजार कर रहे युवाओं के साथ भी मेरी पूरी सहानुभूति है। मुझे दुख है कि सरकार ने आपकी आवाज को दरकिनार करते हुए नई आर्मी भर्ती योजना की घोषणा की है, जो कि पूरी तरह से दिशाहीन है। आपके साथ साथ कई पूर्व सैनिक व रक्षा विशेषज्ञों ने भी इस योजना पर सवाल उठाए हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है और इस योजना को वापस करवाने के लिए संघर्ष करने व आपके हितों की रक्षा करने का वादा करती है। हम एक सच्चे देशभक्त की तरह सत्य, अहिंसा, संयम और शांति के मार्ग पर चलकर सरकार के सामने आपकी आवाज उठाएंगे। मैं आपसे भी अनुरोध करती हूं कि आप अपनी जायज मांगों के लिए शांतिपूर्ण व अहिंसक ढंग से आंदोलन करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपके साथ है। तो इस चिट्ठी को सोनिया गांधी ने लिखकर अपना पैगाम दे दिया है। दूसरी तरफ मोदी जी गुजरात में अपने तय कार्यक्रमों के मुताबिक अपनी माता जी का जन्मदिन मना रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आपने देखी, और साथ ही साथ आगामी चुनाव के लिए वोट बैंक को साध भी रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी की माताजी स्वस्थ जीवन जिएं, हमारी यही कामना है। और साथ ही हम उन अच्छे दिनों की उम्मीद भी रखते हैं कि जब हमारे देश के नौजवानों को भी मोदी जी की तरह 70-75 साल की उम्र तक देश सेवा करने का मौका मिलता रहे। इतना ही नहीं, हम उम्मीद ये भी करते हैं कि जिस तरह मोदी जी अपनी मां के पास आशीर्वाद लेने जाते हैं, वैसे ही इस वक्त सड़कों पर उतरे हजारों नौजवानों को उनकी मांओं से सुखी जीवन का आशीर्वाद मिलता रहे। अभी तो देश की बहुत सी माएं ये देखकर ही दुखी होंगी कि कैसे उनके बच्चे एक नौकरी के लिए सालों साल भटकते रहते हैं और बदले में उन्हें केवल 4 साल यानी 4 बरस की सेना में नौकरी मिल रही है। वो भी सबको नहीं मिलेगी, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। उसके लिए भी पद जो है वो सुरक्षित है। तो मोदी जी और उनकी सरकार के लोग इस 4 साल की सेना की नौकरी वाली अग्निपथ योजना के फायदे देश को गिना रहे हैं, लेकिन इस वक्त विपक्ष के साथ साथ बीजेपी के सहयोगी दल भी विरोध कर रहे हैं। बिहार में सबसे ज्यादा इस वक्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है, आप सब जानते हैं। लेकिन बिहार सरकार में बीजेपी के साथ साथ जेडीयू है, जीतन राम मांझी है, वीआईपी के जितने तीनों के तीनों 4 जो विधायक थे वो अब बीजेपी मतलब वीआईपी छोड़ के बीजेपी के साथ जा चुके हैं। खैर, लेकिन जेडीयू और जीतन राम मांझी बिहार के इस बीजेपी के इस फैसले के खिलाफ नजर आ रहे हैं। बिहार में जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव ने आज बंद का ऐलान किया था। आइए क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव। एक छोटी सी बाइट है पटना में, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जरा फटाफट पप्पू यादव को सुनते हैं। लाखों लोग मर गए थे और ये नेता मरवाने का प्रयास किया था। हिंदू मस्जिद मंदिर मस्जिद के नाम पर ये आंदोलन में चलता रहेगा अग्निवीरों की। सर बिना हिंसा के चलता रहेगा, पेशेंस के साथ युवाओं को। तो ये थे पप्पू यादव। और इसी मसले पर एनडीए के सहयोगी और मोदी जी के हनुमान चिराग पासवान, उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी सुनते हैं। आइए जरा चिराग पासवान को भी सुनते हैं। अगर इसको लाना है तो एक बार सबसे राय मशवरा कर गलत है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। भैया 17 से 21 साल की उम्र एक ऐसी उम्र होती है जब युवा शिक्षा हासिल करता है, तामिल हासिल करता है। पहले आप उसको पढ़ाई तो करने दीजिए 21 साल की। तो ये थे चिराग पासवान, अभी आप सुन रहे थे। उससे पहले पप्पू यादव को आपने सुना। इधर दिल्ली में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पार्टी ने युवाओं के साथ जो कुछ चल रहा है उस पर विरोध जताया है। कांग्रेस पार्टी ने क्या कुछ कहा, और खासकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में युवा नेता बिहार के कन्हैया कुमार मौजूद थे। आइए उन्हें सुनते हैं। कन्हैया कुमार, आप जानते हैं कि अब कन्हैया कुमार कांग्रेस के हो चुके हैं ऑलरेडी बिहार चुनाव से पहले ही, और कन्हैया कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस में इस वक्त कांग्रेस की जो मीडिया टीम है उसमें काफी परिवर्तन हो चुका है, और पवन खेड़ा को मीडिया टीम का चेयरमैन बनाया गया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा के अलावा प्रमोद तिवारी जो नए नवेले सांसद हैं, राज्यसभा से राजस्थान से चुन के आए हैं, आप सबने देखा, वो थे, और साथ में कन्हैया कुमार थे। कन्हैया कुमार ने क्या कुछ कहा है जरा वो भी सुन लेते हैं। बिहार का जहां तक मसला है, मैंने आपको कहा कि राष्ट्रीय बेरोजगारी दर से बिहार की बेरोजगारी दर दुगनी है, और वहां पे काम के लिए विस्थापन करना, दूसरे राज्यों में काम करना, ये दशकों से ये समस्या चली आ रही है। मैं मौजूदा सरकार को जिम्मेवार नहीं ठहरा रहा। इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो एक आखिरी उम्मीद कहते हैं नौजवानों का कि हमको सर्वोच्च बलिदान देने का मौका मिलेगा, सेना में सेवा करने का मौका मिलेगा, और बहुत कुछ निर्भर करता है साहब। मैं बहुत सारी चीजें बोलना नहीं चाहता हूं,
नहीं होगा ना आर्मी में भर्ती तो ब्याह नहीं होता है, आप जान लीजिए ये बात। और 4 साल में रिटायर होकर के आ जाएगा तो कौन ब्याह करेगा जी? ये बहुत बुनियादी सवाल है, समझिए इस बात को। एक लड़का सिर्फ नहीं जाता है आर्मी का नौकरी करने के लिए, पूरा का पूरा परिवार, पूरा का पूरा गांव उससे सम्मानित होता है। और ऐसा नहीं है कि हम इस सवाल पे निकले हैं। अभी रेल मंत्री अपील कर रहे हैं। ये रेल मंत्री तब कहां थे जब रेलवे की भर्ती में गड़बड़ी आई थी? याद कीजिए, तब भी बवाल हुआ था। तब रेल मंत्री आकर के बोले, फिर उस योजना को वापस लिए। तो बेसिकली क्या है ना कि प्रधानमंत्री जी खुद को समझते हैं डॉक्टर डैंग और हम लोगों को समझते हैं पिंजरे में बंद चूहा। तो जब मन करे तब जो है ना इंजेक्शन लगाना शुरू कर देते हैं, टेस्ट करते हैं कि कितना उछला, कितना जो है अनसीरियस चीज है, आप समझिए। तो 2 दिन आंदोलन हो गया, कई ट्रेनें जल गई, हिंसा हो गई, तब कह रहे हैं कि नहीं 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 इस बार जो है 2 साल एज बढ़ा देंगे। तो सो रहे थे, कहता तो है कि जगते रहते हैं आप, सोते ही नहीं है। तो उस वक्त बहाली जब आप निकाल रहे तो आपको समझ में नहीं आया था। ये सीरियस नहीं है। दूसरा बात है कि झूठ बोलते हैं और सब मंत्री लोग को लगा देंगे कि तुम जरा प्रोडक्ट बेच करके आओ, तो ले लो खरीद लो बेच लो, फायदे फिर। अरे क्या मानसिकता है ये? आप देश चला रहे हैं ना, देश की वस्तु स्थिति बताइए। आप बताइए कि आर्थिक हालत यह है कि ऑलरेडी अमेरिका रिसेशन अनाउंस करने वाला है और आप नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक का जो रिजर्व पैसा है वो निकाल लिए हैं 8,500 करोड़ का विमान खरीदने के लिए। और ठीक कहा ना इन्होंने कि 71 साल में ये देश सेवा करने का दावा कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री को कुछ बोल ही नहीं रहा हूं। और उस ड्रोन का क्या हुआ जिससे वो कहीं देश में गड़बड़ी देख लेते हैं ड्रोन से आजकल? तो ड्रोन क्या था, छुट्टी पे था कि उसका बैटरी खराब हो गया था? क्यों नहीं ड्रोन भेज करके देख लिए कि क्या हो रहा है देश में? बात यह है कि ये जानबूझ करके हिंसा भड़काते हैं। मेरा इस बात पे जोर है और वो इस बात को अपने व्हाट्सएप के इको चैम्बर से फैलाते हैं कि मोदी जी का अवतार इस देश का भला करना चाहता है। और ये जो बिका हुआ विपक्ष है वो चाहता ही नहीं है कि इस देश का भला हो। देखिए, मोदी जी किसानों का भला करना चाहते थे, किसान को भलाई लेने ही नहीं दिया। अब जवानों का भला करना चाहते हैं, ये जवानों को भलाई नहीं लेने देना चाहता है। विपक्ष हमको इतना सुनता है, विपक्ष को इतना। बिहार की किसी भी जनता को कोई संदेश देने का जरूरत नहीं है। बिहार ऐसा जगह है, सुन लीजिए साहब, मोहनदास करमचंद आए थे, हमने गांधी बना करके भेजा वहां से उनको। सिद्धार्थ आए थे, हमने बुद्ध बना करके भेजा उनको। हमारा काम नहीं है हिंसा करना। अगर हिंसा हो रही है इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। और ये अग्निपथ योजना देश के युवाओं को अग्नि में झोंकने की योजना है। तो सुना आपने कि किस तरह कड़े शब्दों में कांग्रेस ने मोदी सरकार के फैसलों की धज्जियां उड़ाई हैं और नौजवानों के गुस्से को जायज ठहराया है। वैसे यह गुस्सा बिहार में बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि यहां जेडीयू, जो पहले भी बता चुका हूं, खुद इस मुद्दे पर बीजेपी के साथ नजर आ रही है। नीतीश कुमार साफ कह चुके हैं कि इस फैसले पर पुनर्विचार होना चाहिए और यह भी कह दिया है कि इस फैसले पर पहले चर्चा करनी चाहिए थी। तो कुल मिलाकर यह नजर आ रहा है दोस्तों कि अग्निपथ पर उठे सियासी तूफान में बीजेपी बुरी तरह घिर चुकी है। राहुल गांधी तो नसीहत दे रहे हैं कि माफी वीर बनकर फैसला वापस ले लें, मगर क्या मोदी सरकार देश के नौजवानों से माफी मांगेगी या फिर योजना में थोड़ा बहुत फेरबदल कर युवाओं को मनाने में कामयाब हो जाएगी? ये सवाल अभी सियासी गलियारों में गूंजता रहेगा। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं कि अग्निपथ योजना के कारण आग का जो दरिया देश में बह चला है, क्या बीजेपी उसके पार उतरने की हिम्मत दिखलाएगी? आइए चर्चा की शुरुआत करें। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी मौजूद हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं। इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं। राकेश पाठक जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ धनंजय कुमार जी हैं। धनंजय जी, आपका स्वागत। सुनील शुक्ला जी हैं। सुनील जी, आपका स्वागत। और साथ में हमारे ऑनलाइन एडिटर अमरेंद्र उपाध्याय जी हैं। अमरेंद्र जी, आपका भी स्वागत करता हूं। आज आप चारों का स्वागत। थोड़ी देर बाद एक और साथी आएंगे, उनसे भी आप सबका परिचय करवाऊंगा। लेकिन तमाम दोस्तों जो जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए, आप भी हमारे भागीदार बन सकते हैं। बस करना कुछ नहीं है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आप सबका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों जो जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। चर्चा आगे बढ़ाएं और अभी तमाम मसलों को हमने यहां रखने की, एक एक करके रखने की कोशिश की। सीधे डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपके पास ही आना चाहूंगा। क्या कहेंगे? देश में एक तरफ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री अपनी बात कर रहे हैं, अपनी शायद ऐसा लग रहा है कि वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैं कह भी रहा था। और दूसरी तरफ बिहार से लेकर के दिल्ली तक और उत्तर प्रदेश से लेकर के तेलंगाना तक, पंजाब भी उसमें है, जम्मू कश्मीर भी उसमें है, तमाम राज्य हैं, लगभग 13-14 राज्य इस वक्त इस अग्निपथ योजना में झुलस रहे हैं, कह सकते हैं। लेकिन चर्चा आगे बढ़ाऊं उससे पहले राजनाथ सिंह ने भी एक ट्वीट किया है, वो जरा दिखाना चाहता हूं, फिर आप अपनी बात रखिए। जरा राजनाथ सिंह के ट्वीट को दिखाइए। राजनाथ सिंह देखिए, ये आज का ट्वीट है, 1 घंटा पहले कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना को लेकर कुछ लोगों के द्वारा भ्रांति पैदा की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत हमारी सरकार ने सबसे राय परामर्श करने के बाद और हमारे एक्स सर्विसमैन के साथ भी चर्चा करने के बाद और एक कंसेंसस बनने के बाद ही ये निर्णय लिया है। ये आप समझ रहे हैं कि राजनाथ सिंह ये ट्वीट क्यों कर रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है। लेकिन इसी ट्वीट के साथ चलना चाहेंगे हम सीधे डॉक्टर राकेश पाठक जी के पास। डॉक्टर राकेश पाठक जी क्या कहेंगे? चलिए राजनाथ सिंह जी का जो ये ट्वीट है यहीं से शुरुआत करते हैं। राजीव जी, सबसे पहले मैं आपने जहां से बात शुरू की थी माननीय प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ, तो मैं हम सब के देश के मुखिया परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परम श्रद्धेय माता श्री के चरणों में प्रणाम करता हूं। उनके शतायु वर्ष में आज वे प्रवेश कर रही हैं। हम चाहेंगे और सबसे ज्यादा उम्र की वे हम सबकी मां के रूप में हमारे ऊपर रहें। लेकिन इसके साथ साथ आपकी उस कामना में भी अपना स्वर मिलाना चाहता हूं कि जो हजारों लड़के सड़कों पर भटक रहे हैं, जिनके हाथों में आग जलाने वाले और पत्थर वाले चीजें आ गई हैं, पत्थर आ गए हैं, वे भी अपनी माओं के लाल हैं। उनकी माएं भी घर में इंतजार कर रही होंगी। उनकी माएं भी सुबह सुबह 4 बजे उन्हें वर्जिश करते हुए देखती रही होंगी, पुशअप करते देखती रही होंगी कि पिछले 4 साल से हमारा बेटा फौज की तैयारी कर रहा है। तो मैं हमारे देश की मां मान लेते हैं फिलहाल हीरा बहन को, माननीय प्रधानमंत्री की मां है। मैं उनके श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं कि वे देश की तमाम माओं के लिए अपने प्रिय बेटे से कहें कि उन सब बच्चों की चिंता करें, उनकी माओं की चिंता करें। राजनाथ सिंह के ट्वीट से आपने सवाल पूछा है, तो पहली बात तो यह है कि आज राजनाथ सिंह जो स्पष्टीकरण दे रहे हैं वो इस बात का प्रमाण है कि हम लोग पिछले 3-4 दिनों से जो आरोप लगा रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, आरोप क्या, हम लोग तो नीर क्षीर विवेक के साथ ये बात कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार नीतिगत निर्णय लेते समय लोगों से विमर्श नहीं करती है। और मेरा बहुत स्पष्ट ये आकलन है कि पिछले 8 सालों में जो बड़े फैसले हैं, जो देश को प्रभावित करने वाले होते हैं, चाहे वे आर्थिक मोर्चे पर हो, चाहे वो सामाजिक मोर्चे पर हो, माननीय प्रधानमंत्री उनके 3-4 इष्ट मित्र हैं, वे शायद मिलकर फैसला करते हैं। और मैं बड़ी निष्पक्षता से कहना चाहता हूं, और मुझे तो यह भी भरोसा नहीं कि राजनाथ सिंह को भी पता था कि नहीं पता था ये अग्निवीर योजना आने वाली है, भले वे देश के रक्षा मंत्री हों। हमने परसों आपकी चर्चा में जो बातें कही थी उसमें से बहुत सारी चीजें आज कन्हैया कुमार दोहरा रहे थे, तो मुझे हंसी मुस्कुराहट आ रही थी और मुझे अपने आप में लग रहा था कि कहीं उन्होंने डीवी लाइव तो नहीं देख लिया हमारे सारे कमेंट्स कन्हैया कुमार ने। यद्यपि वे सारे तर्क सहज और स्वाभाविक हैं। कोई भी व्यक्ति जो तर्क सम्मत बात करना चाहेगा वही सारे तर्क देगा जो मैंने परसों आपसे कहे और जो आज कन्हैया ने कहे। मेरा स्पष्ट अभिमत यह है कि पिछले 48 घंटे में सरकार ने इस योजना में जितने संशोधन किए हैं वो तो वानगी भर है राजीव जी। जैसे नोटबंदी के बाद न जाने कितने संशोधन हुए थे, वही इसमें दिखाई दे रहा है। क्या यह संभव है? कितना बड़ा नीतिगत फैसला हजारों लाखों देश की सबसे बड़ी युवा आबादी से और उसके भविष्य से जुड़ा हो, उसके बारे में पहले ही आकलन नहीं किया गया होगा? क्या किसी तरह का इंटेलिजेंस इनपुट नहीं लिया गया होगा? राजनाथ सिंह के ट्वीट में एक शब्द आया, हमारे एक्स सर्विसमैन। तो इस हमारे को इन्वर्टेड कॉमा में अगर हम पढ़ना चाहें तो हो सकता है संघ के आनुषंगिक संगठनों में जो एक्स सर्विसमैन है, हो सकता है उनसे राय मशविरा ले लिया हो। तो वो जिस शब्द का इस्तेमाल कन्हैया कुमार ने किया कि वो इको चैम्बर संघ का जो है बीजेपी का, उसमें से हुआ जैसी आवाज आती है
शिखर पर से एक सियार हुआ करता है तो बाकी सब सियार हुआ करने लगते हैं। उन्हें खुद नहीं मालूम होता कि हम काहे के लिए कर रहे हैं। जनरल वीके सिंह, मैंने परसों भी कहा था और आज एक ट्वीट देख रहा था मैं किसी साथी का, उसने लिखा है कि खुद 35 साल फौज में रहे जनरल वीके सिंह, सेनाध्यक्ष बनने के बाद, सेनाध्यक्ष बनने की प्रक्रिया में रहते हुए सुप्रीम कोर्ट में इसलिए पहुंचे थे कि उन्हें 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया जाए डेट ऑफ बर्थ वाली लड़ाई लड़ते हुए। तो जो व्यक्ति पूरी जिंदगी फौज में रहकर सर्वोच्च शिखर पर, सर्वोच्च पद पर रहने के बाद 6 महीने की बढ़ोतरी चाहता था और 2 दिन पहले वो ये कह रहा था कि हमें तो पता ही नहीं था ये योजना बन रही है, जब वो जमीन पर आएगी तब मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा। इसके जो सियासी तूफान की आपने बात कही है वो ज्यादा गहरे है। कांग्रेस ने आज घोषणा की है कि कल वो जंतर मंतर पर सत्याग्रह करेगी, उसके सीडब्ल्यूसी के मेंबर और सारे सांसद सत्याग्रह करेंगे। तो सत्याग्रह ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन क्या सचमुच आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल देश और समाज की धड़कन पर, उसकी नब्ज पर हाथ रखकर कोई फैसला करते हैं? अब तक तो उन्होंने कोई फैसला अब तक ऐसा किया नहीं है। राहुल गांधी के बार बार सही साबित होने से मुझे अब एक डर लगने लगा है राजीव जी। पिछले 5-6 साल में राहुल गांधी की एक भी भविष्यवाणी गलत साबित नहीं हुई। और राहुल गांधी ने कुछ समय पहले कहीं बातचीत में कहा था कि लोग इन्हें डंडे मारेंगे। मैं एक लोकतांत्रिक देश में चाहूंगा कि राहुल गांधी की यह भविष्यवाणी गलत साबित हो। मैं नहीं चाहता कि सत्ता में विपक्ष में बैठे हुए किसी भी राजनीतिक दल के लोगों को कोई आक्रोशित भीड़ डंडे मारे। यद्यपि हम देख रहे हैं भाजपा के मुख्यालय जलाए जा रहे हैं, कई जगह कार्यालय जलाए गए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, बिहार की उप मुख्यमंत्री के घर पर तोड़फोड़ हुई है, सांसद विधायकों के घरों पर तोड़फोड़ हो रही है। लेकिन अगर राहुल गांधी की भविष्यवाणियां इसी तरह सही साबित होती रही तो उन्होंने तो श्रीलंका बन जाने की भी आशंका जाहिर कर दी है। जो सबसे बड़ा सियासी तूफान छुपा हुआ है वो उससे बड़ी युवा आबादी के भीतर के आक्रोश में छुपा है। अगर ये हिंसक आंदोलन इसी तरह चलता रहा, बढ़ता रहा, हमारी आपकी तमाम अपीलों के बावजूद आज भी हिंसा थमी नहीं है, इसके बरक्स सत्ता में बैठे लोग, उसका जो आईटी सेल है, उसके जो चारण भाट हैं, उन्होंने इन्हें देशद्रोही और आतंकवादी बताना शुरू कर दिया है। इसकी जो प्रतिक्रिया होगी वो और भी घातक होगी राजीव जी। तो हमें बहुत बारीक नजर रखना है फिलहाल इस घटनाक्रम पर। और ये बार बार पिछले 48 घंटे में 4 सुधार उन्होंने कर दिए। और एक बड़ी मजेदार चीज देख रहा था, शायद उत्तर प्रदेश का कोई पुलिस कमिश्नर पता नहीं कौन सा आसमानी सुल्तानी आंकड़ा बता रहा था कि इतने लाख भर्ती हो जाएंगे लोग। आश्चर्यजनक है, जो बात भारत सरकार को नहीं पता, जो बात केंद्रीय रक्षा मंत्री को नहीं पता, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष टीवी पर आकर बता चुके हैं, उससे बहुत बड़ा चढ़ा आंकड़ा कोई पुलिस कमिश्नर उत्तर प्रदेश का बता रहा है युवाओं को। तो हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? झूठ और पाखंड और प्रपंच, प्रोपेगेंडा की दुनिया में। और आप प्रपंच और छल किसके साथ कर रहे हैं? उस युवा पीढ़ी के साथ कर रहे हैं जो इस देश का सबसे बड़ी उत्पादक इकाई है, जिसके जरिए राष्ट्र निर्माण का काम हो सकता है, उसे आपने राष्ट्र के विध्वंस में झोंक दिया है। और मैं बहुत स्पष्ट ये मानता हूं कि इसके लिए इसका प्रेरक सत्ता स्वयं है, सत्ता की रीति नीति है। तो जो सियासी तूफान अभी थमने वाला नहीं है राजीव जी। फिलहाल पहले चरण में मैं अपनी बात यहीं रोकना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, सियासी तूफान पे ही हम चर्चा कर रहे हैं, अग्निपथ पर सियासी तूफान। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और तमाम साथी जो बाद में जुड़े हैं, आप सबका भी एक बार फिर से इस्तकबाल, स्वागत। हमारे साथ इस वक्त सुनील शुक्ला जी भी हैं, धनंजय जी भी हैं और साथ में अमलेंदु उपाध्याय जी भी हैं। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर राकेश पाठक जी के विचार। और इससे पहले हमने आपको सोनिया गांधी ने जो चिट्ठी लिखी है वो भी पूरी चिट्ठी पढ़ के सुनाई। साथ में चिराग पासवान, जो कभी अपने आप को, कभी नहीं, बहुत पुरानी बात नहीं है, बिहार चुनाव के समय नरेंद्र मोदी जी का हनुमान कहते थे, आज चिराग पासवान नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार की इस योजना से खफा हैं। वो भी आपने सुना। आपने सुना पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं। 2-3 विजुअल दिखाना चाहता हूं, फिर सीधे सुनील शुक्ल जी के पास आना चाहूंगा। आयशा ने भी विरोध प्रदर्शन किया है आज पटना में, जमुई में भी विरोध प्रदर्शन, और साथ साथ जन अधिकार पार्टी, पप्पू यादव की पार्टी, इन सब ने भी। सियासी तूफान हम क्यों कह रहे हैं, जरा उन चीजों को
समझने की जरूरत है। और जिस प्रकार जिस कड़क लहजे में आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें स्पेशली बिहार से कन्हैया कुमार को, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरली अभी तक हमने नहीं देखा था कि कन्हैया कुमार बैठते हों। कन्हैया कुमार ने बैठ करके और बिहार का पक्ष रखते हुए कि क्यों वहां जो कुछ भी हो रहा है ये क्यों हो रहा है ये बताने की कोशिश। और लेकिन कांग्रेस ने ये भी कहा है कि मार्ग जो है, रास्ता जो है विरोध प्रदर्शन का, वो रास्ता गांधी का रास्ता है, उस पर चलिए, सत्य और अहिंसा पर चलिए, वो मार्ग सही है। विरोध जरूर कीजिए, विरोध की मनाही नहीं है, लेकिन अहिंसा आपका मार्ग है और वहीं से मोहनदास करमचंद गांधी बने और भगवान बुद्ध वहीं बने। आइए जरा देखते हैं एक एक करके। आयशा की वो तस्वीर जरा अगर दिखा सकते हैं तो दिखाइए फटाफट विजुअल, और साथ में ये बिहार बंद के दौरान और दो एक विजुअल और भी हैं। एक जरा दिखाइए, पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी है, वो भी इसलिए दिखाना चाहता हूं कि छात्र आंदोलित हैं, लेकिन अब छात्रों के इस आंदोलन को कैसे अलग अलग संगठनों, सियासी दलों से कैसे समर्थन मिल रहा है, और जब ये समर्थन मिल जाएगा तो ये आंदोलन किस दिशा में जाएगा, कितनी दूरी तय करेगा, ये इसका अंदाजा हम यहां बैठकर लगाने की कोशिश करेंगे। हमारे तमाम साथी बने हुए हैं। आइए जरा दिखाइए। निजीकरण नहीं चलेगा, के निजीकरण के बहाने देश सुरक्षा को तोड़ना बंद करो, छात्रों का रोजगार छीन। तो ये देख रहे थे आप, जरा छात्रों को भी दिखा दीजिए जो आंदोलित हैं। जमुई की एक तस्वीर है, जरा उसे दिखाइए। दोस्तों यहां एक बात जरूर रखना चाहूंगा कि बहुत सारी तस्वीरें हमारे पास, 500 से ज्यादा ऐसे क्लिप्स हमारे पास, हमारे व्हाट्सएप पर, हमारे ईमेल्स पर कई सारे वीडियो आते हैं। हमारे जो संवाददाता हैं अलग अलग तमाम देश में, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, वहां से, लेकिन उसमें से जहां भी मार पिटाई, दौड़ाना, गाड़ियों में आग लगाना, ये सब जो तस्वीरें हैं वो हम आप तक नहीं पहुंचा रहे हैं। आप सब देख रहे होंगे, तमाम तस्वीरें उपलब्ध हैं, तमाम विजुअल्स उपलब्ध हैं, लेकिन कोशिश हमारी रहती है कि जो हिंसा का पार्ट है उससे दूर रखें इस कार्यक्रम को भी। और अपील भी हम यही करते हैं कि दोनों पक्ष, पुलिस का पक्ष जो है वो भी, कल ही हमारे एक साथी प्रेम कुमार जुड़े हुए थे, बहुत सही बात कह रहे थे कि हिंसा, एक पक्ष जो है वो अहिंसा के रास्ते पे चले और दूसरा पक्ष हिंसा भड़काने की कोशिश करे तो वो भी हिंसा ही है। तो कैसे कोई आंदोलन हिंसक आंदोलन में तब्दील हो जाता है उसके भी कई नमूने हैं, और उन नमूनों में अधिकतर में आप यही देखेंगे कि उस वैसे आंदोलन को कहीं ना कहीं सरकारी पक्ष, सत्ता पक्ष के जो पुलिस है, जो पुलिस होती है वो, या जो उसे रोकना चाहते हैं वो उसमें हिंसा का पुट डाल देते हैं। क्या बिहार में भी ऐसा ही हुआ है? इसकी तह तक जाने की जरूरत है कि आखिर क्यों छात्र इतने आंदोलित हैं, युवा इतने आंदोलित हैं कि अलग अलग जगहों पर, और अब इतना ही नहीं, बीजेपी के अभी तक 3 दफ्तरों में आग लगा चुके हैं, बीजेपी के नेताओं का घेराव कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, रेलवे का जो हाल है जिसका अभी कन्हैया कुमार जिक्र भी कर रहे थे वो बहुत बुरा है। तो ये सब आप जान रहे हैं, लेकिन चलेंगे सीधे। सुनील शुक्ल जी, आप बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश में, आंच उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन जो तस्वीर हम अग्निपथ पर सियासी तूफान की दिखा रहे हैं, उस तूफान को कितना आप फील कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं? सुनील शुक्ल जी। राजीव जी, यह युवाओं का एक स्वाभाविक सा आंदोलन है, क्योंकि युवाओं के पास ये समझ में आ रहा है कि उनका भविष्य खतरे में है। सरकार, देखिए, सरकार सबसे बड़ी इंप्लायर होती है। कहा जाता है कि किसी लोकतांत्रिक देश में
लोकहित में सरकार सबसे बड़े रोजगार दाता है और सरकार ही उस रोजगार को देने के क्रम में उसको खत्म करने की कोशिश करने लगे तो यह बेरोजगार युवाओं में इस तरह का आक्रोश स्वाभाविक है। अगर कोई यह सोचता हो कि कोई दल इन आंदोलनों के पीछे है तो बहुत भ्रम में है। ये लड़के खुद अपने आप खड़े हो गए हैं और कारण क्या है? आप कोई एक दो जगह पे आंदोलन नहीं है, ये तेलंगाना में भी है, बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है, मैंने को छोड़ करके लगभग हर राज्य में है। तो गुजरात के लड़के और लड़कों को नौकरी चाहिए नहीं होता, उनकी प्राथमिकता नहीं होती है वो, इसलिए वो एक ऐसा राज्य है जहां आज भी छठा वेतन आयोग नहीं लागू हो पाया और लोगों को कोई आक्रोश दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, हिमाचल एक ऐसा राज्य है, उत्तराखंड ऐसा है, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, जहां बड़ी तादाद में लड़के सेना में जाते हैं और सेना में कोई कर्नल मेजर नहीं होते हो, वो साधारण से सैनिक होने में भी अपने आप को फक्र महसूस करते हैं। आपने क्या किया? और केवल भ्रम झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं कि साहब आप ये नौकरी करके आएंगे तो आपको आगे वाले जो भविष्य की नौकरियां होंगी उसमें आरक्षण मिलेगा। अरे कैसे आरक्षण मिलेगा? जो सैनिकों का आरक्षण मिलता है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप पूर्व सैन्य कर्मी हो। आपका यह जो योजना है उनको सैन्य कर्मी नहीं करता, तो किस बात का राज्य सरकारों में आपको आरक्षण मिल जाएगा? दूसरी बात आपने एक संशोधन क्या लिया दिया, कहे साहब आप सीआईएसएफ में और असम राइफल्स में हम आपको 10% आरक्षण देंगे। अरे असम राइफल्स की पूरी तादाद कितनी है और उस तादाद के अनुपात में हर साल भर्तियां कितनी होती हैं? किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? इन लड़कों के समझ में नहीं आता है क्या? तीसरी बात कि आप सोचिए ना कि जो बात मैंने कन्हैया कुमार की बात बहुत सही है कि जब आप नौकरी में आते हैं तो केवल एक लड़का रोजगार नहीं पाता, एक पूरा का पूरा परिवार, एक पूरा का पूरा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। आपने उसको उससे गायब कर दिया और तरह तरह की बातें, और लोग क्यों न माने? आप सोचिए कि आपने राजीव जी, हमारे ख्याल से आपने देखा होगा, सबने देखा होगा, इस पूरे आंदोलन, इस पूरे अभियान को लेकर के, अग्निपथ के अभियान को लेकर के सीआईआई का एक विज्ञापन आया अखबारों में। अरे आपसे क्या मतलब भाई? अगर सीआईआई इस पूरे अभियान का समर्थन कर रहा है तो क्यों लोग नहीं मानेंगे कि यह कारपोरेट के हितों को ध्यान में रख के लाया गया है? और कारपोरेट कब से लोग आम आदमी का शुभचिंतक होने लगा? आप ऐसे ऐसे लॉजिक दिए जा रहे हैं कि साहब आप पेंशन की धनराशि को कम करना चाहते हैं। क्यों कम करना चाहते हैं? आप रक्षा बजट बढ़ाना क्यों नहीं चाहते? आप अपने अन्य खर्चे क्यों नहीं कम कर देते? क्या केंद्र की सरकार ने, भाजपा शासित अन्य राज्य सरकारों ने जो अपने ढांचागत खर्चे हैं वो आप कम कर दिया क्या है आपने? मंत्रियों पे होने वाले खर्चे, मंत्रालयों पे होने वाले खर्चे, विभागों पे होने वाले खर्चे, प्रचार के लिए होने वाले खर्चे क्या कम हो गए? किसी मंत्री ने अपने पर्दे बदलना हर साल बंद कर दिया, कुर्सी मेज बदलना बंद कर दिया, अपने स्टाफ की संख्या घटा दी, उनका जो रिफ्रेशमेंट का खर्चा वो कम हो गया। आपने कहा था कि लेस गवर्नमेंट और मोर गवर्नेंस, क्या लागू हो गया? क्या आपने निर्णय के जो चरण होते थे वो कम कर दिए? मध्य प्रदेश के मंत्रालय में वो संख्या कम हो गई। 8 स्टेज आपने बना रखे हैं। एक खर्चों कौन कम करेगा? सवाल यह है कि केवल आप मैंने एक ऐसी तस्वीर पेश करना लोगों के सामने, और आप इसका उदाहरण आपके इजराइल से और अमेरिका से और यूरोप से देते हैं। सवाल यह है कि उन सरकारों में, उन देशों में जो सामाजिक सुरक्षा का इश्यू है वो आम आदमी के जिम्मे नहीं है। उनके स्वास्थ्य की चिंता, उनके बूढ़े माता पिता की चिंता, उनके वृद्ध होने पर उनके खुद के स्वास्थ्य की चिंता, उनके युवा होते बच्चों को पढ़ाई की चिंता, सबकी चिंता सरकार करती है और उनकी पूरी देखभाल करती है। चलिए साहब, लोग नौकरी करते हैं, छोड़ते हैं, फिर पकड़ते हैं, घूमते रहते हैं, उनके लिए संकट नहीं है। लेकिन ये हमारे देश में स्थिति तो नहीं है ना। हर आदमी को एक सुरक्षित भविष्य चाहिए। और आप जब समझिए कि वही व्यक्ति शांत हो सकता है जिसका वर्तमान ठीक हो और भविष्य सुरक्षित हो। युवाओं के साथ जो पिछले 4 साल से, आप सोचिए कि जो इम्तिहान पहले से हो चुके हैं रक्षा मंत्रालय के, उनके रिजल्ट आप नहीं घोषित कर रहे हैं, उसकी चयन प्रक्रिया पूरी नहीं कर रहे हैं, तो क्या यह आक्रोश स्वाभाविक नहीं है? यह आक्रोश किससे पूछ के क्यों होगा? और अब सोचिए कि जो ये लड़के मांग कर रहे थे कि कोरोना के वजह से भर्तियां नहीं हो पाई, जो रिक्तियां थी जहां की तहां पड़ी रही, इसलिए जो लड़के ओवर एज हो रहे हैं उनकी उम्र बढ़ाई जाए।
तो आपने बढ़ाया तो, लेकिन कब? जब पूरे के पूरे लड़के सड़क उतर आए। तो एक उस मांग को पूरी करने, आप सोचिए कि इस देश का बेरोजगारी दर कितनी है राजीव जी, और आप दे क्या रहे हैं? 40,000 45,000 लोगों की भर्ती, और वो भी 4 साल के लिए। और आप कर क्या दे रहे हैं कि आधुनिकीकरण के लिए कम उम्र के लोगों का आना आवश्यक है। अरे साहब, सेवा काल को कम करके आप किसी संस्थान को आधुनिक कैसे कर सकते हैं? आप तकनीकी रूप से उसको सक्षम कर सकते हैं, यह तो न्यूक्लियर साइंस ही लोग बता सकते हैं, बाकी किसी को समझ में नहीं आ रहा है। और अगर जो लड़के आप यहां भर्ती होने जा रहे हैं 17.5 साल की उम्र में, वो कौन से IITian है कि तकनीकी रूप से बहुत विशेषज्ञ हो जाएंगे? और 4 और 6 महीने में कौन सी आप ऐसी शिक्षा दीक्षा दे देंगे, कौन सा ऐसा प्रशिक्षण दे देंगे? और राष्ट्र में किसको आपने दिया है प्रशिक्षण कि 6 महीने के इस प्रशिक्षण में फला आदमी आर्यभट्ट हो गया, राकेश पाठक साहब उस प्रशिक्षण में जाकर के सुकरात हो जाएंगे? अरे कहीं हुआ है कि समय का? सुनील जी की आवाज कट गई, शायद वीडियो ऑफ हो गया है। लेकिन धनंजय जी, आपके पास आऊंगा। बिहार की बहुत सारी बातें आपसे समझनी है, बिहार को बहुत नजदीक से आप जानते हैं, समझते हैं। लेकिन आपसे पहले जरा मैं प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूं। सोनिया गांधी ने भी चिट्ठी लिखी है, राहुल गांधी लगातार ट्वीट कर रहे हैं, वरुण गांधी लगातार वीडियो बना रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, और कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जेडीयू नाराज है, और कई नेता बीजेपी के अंदर ही नाराज हैं। और इन सब से इतर लगातार, जैसे आप याद कीजिए नोटबंदी के समय और उससे पहले उसके बाद जीएसटी के समय रोज अमेंडमेंट होते थे, कुछ ना कुछ परिवर्तन। वैसे ही परिवर्तन अब इस योजना पे भी हम देखने लगे हैं। आज कुछ और परिवर्तन, कल कुछ और परिवर्तन, परसों कुछ और परिवर्तन। मंगलवार को ये योजना लॉन्च हुई है और आज शनिवार है। इन 4 दिनों में 4 परिवर्तन तो हमारे सामने है। क्या कहेंगे, ये परिवर्तन क्या इस सियासी दबाव विपक्षी पार्टियों और खासकर विपक्षी पार्टी तो बाद में युवाओं के दबाव के कारण हो रहे हैं, और आने वाले समय में ऐसे ही तमाम कई तरह के परिवर्तन हम देखने वाले हैं? क्या कुछ है प्रशांत जी? देखिए, ये तो नोटबंदी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके के दबाव में आकर अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, नई उसके अंदर ऊल जलूल मैं कहूँगा कि स्कीमें निकाली जा रही हैं कि 10% आरक्षण तो तब होगा जब वहाँ नौकरियाँ निकलेंगी, कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस में नहीं वो जा रहे हैं। दूसरी बात राजीव जी ये है कि तीसरा दिन है आज, जब उपद्रव हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, ट्रेनें फूकी गई, प्रधानमंत्री जी की माता जी का जन्मदिन भी था, वो भी तस्वीरें हमने देखी कि वो किस तरीके से गए और उन्होंने चरण धोए उनके, वो सब देखा। लेकिन प्रधानमंत्री जी का बयान नहीं आया इस पे। सोनिया गांधी अस्पताल से एक अपील जारी कर रही हैं, और प्रधानमंत्री जी अपने किसी बचपन के दोस्त अब्बास की बात तो लिख रहे हैं ट्विटर में आके, लेकिन उनको इसका वक्त नहीं मिल रहा है कि वो युवाओं से कहें कि भाई आप शांतिपूर्ण अपने घरों में जाएं, या शांतिपूर्ण अपनी बात कहें, हम बात सुनने को तैयार हैं। 3 दिन में हजारों करोड़ की रेलवे की और सरकारी संपत्ति फूकी जा चुकी है। तो प्रधानमंत्री अगर अपने देश के जनता से ही संवाद नहीं करेंगे तो किससे संवाद करेंगे? मतलब किसका इंतजार वो कर रहे हैं कि अगली बार वो विदेश जाएं और वो फिर वो NRIs को अपनी बात कहें और वहां से संदेश आए? तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि मैंने नहीं देखा, इतने प्रधानमंत्री मैंने देखे कि देश में कुछ भी हो रहा हो, प्रधानमंत्री कम से कम शांति की तो अपील करे। बाकी चीजें तो बात की है कि आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि, लेकिन शांति की अपील तो करें। आप इतने लोकप्रिय हैं, तमाम गोदी मीडिया बड़ी बड़ी फिगर दिखाता है कि 90% लोकप्रियता है, 80% लोकप्रियता है। तो इतने लोकप्रिय हैं आप, तो आपको अपील करेंगे तो लोग आपकी बात मानेंगे, ये भरोसा आपको होना चाहिए। दूसरी बात राजीव जी, छात्रों का ये जो आंदोलन है जो हिंसक भी हो गया,
मुझे लगता है कि अब छात्रों को आपस में समन्वय करके तमाम सारी छात्र यूनियन को, अभी आपने बताया कि आयशा इसमें शामिल हो रही है, हर पॉलिटिकल पार्टीज के पास अपनी अपनी छात्र यूनियन है, NSUI है, समाजवादी छात्र यूनियन है, तमाम कम्युनिस्ट पार्टियों की बड़ी सशक्त यूनियन है। इन सारी छात्र यूनियनों को बैठ कर इनके छात्र नेताओं को मशविरा करके एक समग्र छात्र आंदोलन लॉन्च करना चाहिए। ये उसका वक्त है जिसमें सेना का ये मामला भी हो, आरक्षण के मामले हो, 62 लाख सरकारी नौकरियां नहीं निकली हैं उनकी बात हो, और छात्रों से संबंधित तमाम सारे मामले, नीट को लेकर मामले हैं, तमाम सारे मामले हैं, UGC की सीटें कम हो रही हैं, क्या कहते हैं रिसर्च की, वो मामले हैं। एक समग्र छात्र आंदोलन की आवश्यकता है। और कोरोना से पहले हम सबको याद है कि चाहे वो JNU हो, चाहे वो जामिया हो, चाहे वो BHU हो, चाहे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, लखनऊ विश्वविद्यालय हो, छात्र जादवपुर यूनिवर्सिटी हो, IIT मद्रास हो, तमाम छात्र यूनियन, छात्र नेता, छात्र आंदोलनों के असर में था पूरा देश। कोरोना के बाद अचानक सब चीजें बंद हो गई। तो छात्रों को चाहिए कि जो छात्र नेता हैं वो आपस में समन्वय करें और एक समग्र छात्र आंदोलन की रूपरेखा रखें, तब ये हिंसा नहीं होगी। तब जो बात होगी वो एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य बात होगी, आमने सामने बैठकर बात होगी, उसमें कोई समस्या का हल निकलेगा। क्योंकि सरकार अभी भी संवाद की स्थिति में नहीं है। बीजेपी के नेताओं के बयान बार बार आ रहे हैं कि वो स्कीम को मतलब स्कीम को वो सस्पेंड नहीं करने जा रहे हैं या वापस लेने नहीं जा रहे हैं। तो अगर ये संदेश आ रहे हैं इतने नुकसान के बाद, इतने गुस्से के बाद भी, तो सरकार ने भी अपना ईगो का हिसाब किताब बना लिया है। तो इस वक्त जरूरी है कि बातचीत हो, राजनीतिक पार्टियां करें, लेकिन ये छात्रों का मामला है और छात्र आंदोलनों को एक साथ आना चाहिए। छात्रों को छात्र आंदोलन अगर वो करना चाह रहे हैं तो एक कलेक्टिव वे में करें और तमाम छात्र संघ जो हैं वो एक साथ एक मंच पे आएं, क्योंकि ये जो आंदोलित छात्र हैं ये सेना की नौकरी में जाना चाहते थे और इस वक्त जो योजना अग्निपथ योजना जो सरकार लेकर आई है उस योजना का वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं भटकाव है और जो विरोध प्रदर्शन है वो अब हिंसक हो चुका है। इससे छात्रों का भविष्य भी खतरे में नजर आ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो विरोध प्रदर्शन है वो बिहार में है। बिहार का जो सूरत हाल है वो आप सब अलग अलग तस्वीरों से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और सियासी पार्टियां वहां सबसे ज्यादा सक्रिय भी हो गई हैं। इसीलिए कांग्रेस ने भी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कन्हैया कुमार को यहां लेकर आए और आई कांग्रेस, और उसके अलावा हमने बिहार में देखा कि पप्पू यादव अलग प्रदर्शन उनकी पार्टी कर रही है और साथ में दूसरे दल भी पार्टी के लिए प्रदर्शन के लिए वो तैयार हो रहे हैं। ये तमाम चीज़ें, गतिविधियां जो हैं वो होती रहेंगी। लेकिन इससे इतर बिहार में अभी जो कुछ अभी चल रहा है उसके अलावा आगे क्या कुछ हो सकता है? क्या केंद्र सरकार ये अगर नहीं झुकती है, धनंजय जी, अगर केंद्र सरकार इस योजना को लेकर के बैक नहीं होती है, जैसा कि कृषि कानून पर हमने देखा, जैसा प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं, तब क्या कुछ आप देखते हैं? क्या केंद्र सरकार इस पर भी विचार कर रही होगी कि 2-4-5 दिन में छात्र थक जाएंगे, इनमें से आधे गिरफ्तार हो जाएंगे, उनमें से कुछ जो हैं वो डर के मारे घर में दुबक जाएंगे और फिर हम अपनी योजना को जैसे लागू किए हुए हैं उसको आगे बढ़ाएंगे। 24 तारीख को नोटिफिकेशन, पहले फर्स्ट नोटिफिकेशन की तारीख भी घोषित हो गई है। पहला नोटिफिकेशन 24 जून को आने वाला है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इनका ही एक नारा है, ये अभी की ये झांकी है, मथुरा काशी बाकी। तो आप रेलवे को याद कीजिए, रेलवे को लेकर के भी कुछ महीने पहले एक बड़ा हिंसक आंदोलन हुआ था बिहार में, उसको जैसे तैसे दबाया गया। इलाहाबाद में किस तरह से मारपीट पुलिस ने की थी वो सब आपको पता है। अब मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, प्रशांत भाई ने बड़ी अच्छी बात कही है, दिल्ली में है और दिल्ली से जो वहाँ के जो एजुकेशन व्यवस्था है बिल्कुल अलग है।
जो छात्र संगठन की जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है कि छात्र संगठन सब मिले और छात्र के पूरे इश्यूज को लेकर के सरकार के साथ बात करें। इसका दो पहलू है, एक तो राष्ट्रीय स्तर की बात कीजिए कि जो किसानों ने, पूरे देश के किसानों ने बड़ी सुनियोजित तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अनुशासित तरीके से आंदोलन किया। 13 महीने आंदोलन चले। क्या मोदी सरकार ने कहीं बात की किसानों से? और किसानों से बात की तो किस अंदाज में बात की कि लेने के बाद भी, कानून वापस लेने के बाद भी उनको गलती का एहसास न हुआ और उन्होंने कहा हमारी तपस्या में कमी रह गई, है ना? तो इस तरह की जब सरकार सामने हो तो आप कितने भी तरीके से कीजिए, इनको नहीं सुनना, इनको अपनी बात करनी, इनको केवल आग लगाना है। ये आग लगाने वाले लोग जो है आज इसलिए डर रहे हैं कि इनके घर तक आग पहुंच गई। बिहार के कुछ जिलों में इनके जो पार्टी के ऑफिस है उसको जलाया गया, इनके जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उनके घर पे हमला हुआ, इनके जो अध्यक्ष है बिहार भाजपा के उनके घर पे हमला हुआ। अब इनको लग रहा है कि निशाने पे हम हैं, बीजेपी और संघ के लोग निशाने पर। और वो क्यों है, इसकी बड़ी जो है, आप इसको जरा सा समझिए बिहार के हालात क्या है। बिहार में एजुकेशन व्यवस्था पूरी चौपट है। किसी सरकारी स्कूल में, किसी कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है। जो छात्र संगठन की बात कर रहे हैं, जब छात्र कॉलेज आएंगे तब तो संगठन बनेंगे। और जो छात्र जो पढ़ाई कर रहे हैं और एक छात्र है जो पढ़ाई के बाद तैयारी कर रहे हैं नौकरियों के लिए। आप सब जानते हैं कि बिहार में रोजगार क्या है, रोजगार है नौकरी। वहां के बच्चे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करके नौकरी पाना चाहते हैं। तो वहां दो तरह के वर्ग है, एक शहरी वर्ग है और एक ग्रामीण वर्ग। गांव में ज्यादातर लोग वो हैं जो किसी भी जाति के हो, वो ब्राह्मण भी है, राजपूत भी है, भूमियार भी है, पासवान भी है, कुर्मी भी है, कोयरी भी है, सारी जाति के लोग तो छूट गए हैं, गरीब लोग हैं। ये जो 80 करोड़ लोगों को तो ये मोदी जी बड़े गर्व से बता रहे थे कि हम जो है खिला रहे हैं, मुफ्त भोजन दे रहे हैं, वो है वहां गांव में रह रहे लोग। उनके बच्चे जो है 12वीं करके, 10वीं करके, ग्रेजुएशन करके, मतलब डिग्री लेकर के, पढ़ाई का क्या स्तर है वो तो आप जाइएगा तो बिहार में पता चलेगा कि हर जगह कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं। सरकारी स्कूलों में, कॉलेजों में नाम लिखाते हैं ताकि उनको डिग्री मिलेगी, लेकिन पढ़ाई करने के लिए उनके कोचिंग सेंटरों में जाना पड़ता है। इसलिए सारे लड़के गांव से निकल करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में आते हैं और गलीज जैसी जगह पे रहते हैं। आपको पता होगा, शायद जाइए कि गलियों की इतनी खराब हालत है, जिन कमरों में रहते हैं उनकी इतनी खराब हालत होती है। उन कमरों में 5-5 विद्यार्थी रहते हैं जहाँ खिड़कियां नहीं होती है। एक बेड बिछाने की जगह जो होती है उस पर 3 बच्चे सोते हैं और अनाज घर से लेकर के आते हैं। तो फिर भी रहने के लिए उनको 3 से 4 हजार रुपए प्रति विद्यार्थी खर्च करना पड़ता है। अब आप बताइए कि जिन 80 करोड़ लोगों को ये मुफ्त में भोजन दे रहे थे, उनके माँ बाप 3-4 हजार रुपए महीने खर्च करने की हैसियत रखते हैं। सवाल नंबर 1। सवाल दूसरा आप देखिए कि आप जो है, जैसा सुनील जी ने कहा भी कि कोरोना काल के को कह करके आपने जो एग्जाम्स लिए थे उनके रिजल्ट को आपने रोक रखा है, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को आपने रोक रखा है। फिर आपने कहा कि इन सालों में आपने कोई वैकेंसी नहीं निकाली। रेलवे और सेना 2 बड़े महत्वपूर्ण जगह है जहां बिहार यूपी के लड़के सबसे ज्यादा भर्ती होने जाते हैं, क्योंकि वो सिंपल ग्रेजुएट होकर के, 12वीं होकर के उन जगहों पे जाते हैं। उन तमाम नौकरियों को आपने कम कर दिया है और उनको आपने कोरोना के नाम पे रोक रखा है। कोरोना में रैली होती है, कोरोना में आप राष्ट्रपति बनाते हैं, कोरोना में प्रधानमंत्री बनाते हैं, कोरोना में तमाम काम करते हैं। केवल कोरोना में आपको जो है दिक्कत हो जाती है वैकेंसी निकालने से, और वैकेंसी निकालते हैं उसमें फिर आरक्षण के लिए लड़ाते हैं आप, फिर दूसरे पहलुओं को लेकर के लड़ाते हैं आप। तो बिहार में जो युवा है, जो यूथ है, बच्चे हैं, उनका भविष्य अंधकारमय कर दिया है आपने। पिछले 8 सालों में उनके भविष्य को कालिक से पोत दिया। मैं अपने गांव की बात बताऊं, ये उदाहरण के तौर पे है, आप इसे समझ लीजिएगा पूरे बिहार के गांव की क्या हालत है। आप जानते होंगे कि बिहार में सबसे ज्यादा गांव है। हमारे गांव में सुबह 5 बजे से बच्चे जो 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, 21 साल के हैं, 17 साल के हैं, वो लड़के दौड़ते हैं सुबह 5 बजे निकल करके, फील्ड के ग्राउंड के चक्कर लगाते हैं, सड़कों पे दौड़ते हैं ताकि वो एयरफोर्स में जा सके, ताकि वो सेना में जा सके, ताकि वो दूसरी नौकरियों में जा सके, और रेलवे की तैयारी करते हैं। तो आप जाइए वहां
जो कोचिंग सेंटर से सब जगह तैयारी करवाते हैं। आप देखें, पिछली बार भी आपने जब रेलवे का आंदोलन हुआ था तो देखा होगा, वहां फलाना खान सर और फलाना सर को पकड़ने की बात कही गई थी और कहा गया था कि इन्होंने ही भड़काया। तो ये जो टीचर्स है उनकी वजह से उनको लगता है कि हमको नौकरियां मिलेगी कम से कम रेलवे में और इसमें। आपने क्या किया? आपने तमाम नौकरियों को खत्म किया, कमजोर किया। तो वो आक्रोश कहां जाएगा? उनको अब नहीं दिखाई पड़ रहा, उनके माँ बाप को लग रहा है कि क्या होगा। और एक जो बात कही उसने, लड़के ने, जो कन्हैया कुमार ने बात कही कि अगर आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो शादी मुश्किल है, बिल्कुल सही बात कही। हालांकि मजाक के तौर पे आप इसको ले सकते हैं बाहर के लोग, लेकिन बहुत सीरियस इशू है। रोजगार अगर नौकरी उनके पास नहीं है तो क्या करेंगे बिहार के लड़के? इसलिए बिहार के लड़के आंदोलन पे, और आंदोलन ये और बढ़ेगा। अब एक और बात मैं कहूं, मैं भी हिंसा का समर्थक नहीं, मैं खुद गांधीवादी व्यक्ति। मैं कहता हूं सबसे कि आप हिंसा मत कीजिए, क्योंकि आप राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए, जिनकी 8 सालों से सरकार है, वो किनकी सरकार है? वो कहते हैं जो जिसने गांधी को गोली मारी उसको लेकर के गौरव है उनको, उनका मंदिर बनाना चाहते हैं गोडसे का। ये कहते हैं, उनके मंत्री कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, मंत्री गोली मरवाते। ये मॉब लिंचिंग करने वाले लोगों को, जिसको अपराधी कहना चाहिए, जेल में होना चाहिए, उनको फूलों की माला पहनाते हैं इनके मंत्री। और ये मुसलमान के नाम पे, कभी दलित के नाम पे, कभी फलाना के नाम पे हिंसा फैलाते हैं। और हिंसा केवल लाठी डंडे गोली से नहीं होती। आपको फ्रेम जलती दिख रही है तो आपको हिंसा दिखाई पड़ रही है, लेकिन इनकी जुबानें कितनी हिंसक, इन्होंने कितना हंगामा किया है बिहार में, इसका अंदाजा लगाइए। आज इनके जो अध्यक्ष है डॉक्टर संजय जायसवाल, ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सही सरकार नहीं चला रहे हैं। अरे आप 17 साल से क्यों उनके साथ है भाई? क्यों इनको, जब उनकी सीटें कमाई फिर भी आपने मुख्यमंत्री क्यों बनाया? जब रामनवमी के समय मस्जिद पे भगवा लहराया था तब इन्होंने नहीं कहा था कि गोली चलाओ, तब नहीं कहा था इन्होंने कि सरकार जो है सही काम नहीं कर रही है, पुलिस सही काम नहीं कर रही। जब परमेश्वर जो एक जातिवादी नेता था, उसकी हत्या के बाद पटना में, आरा में, कई शहरों में जिस तरह से उत्पात मचाया गया, तब बीजेपी के किसी लोगों ने नहीं कहा, किसी नेता ने नहीं कहा कि पुलिस ने अपना काम नहीं किया। आज इसलिए कह रहे हैं कि इस बार इनके निशाने पर बीजेपी के दफ्तर है, बीजेपी के नेता है। और ये तय मान लीजिए, ये अभी थमा नहीं है, अभी और अभी बढ़ेगा। और अब ये अगर इनकी फिर सरकार आ जाएगी तो और ये बढ़ेगा। और इनको जो राहुल गांधी ने कहा है कि डंडे मारेंगे, तो डंडे मारेंगे, इनको भागना मुश्किल हो जाएगा। बिहार की ये स्थिति ज्वालामुखी पे खड़ा है बिहार, इसको समझिए। और मोदी जी माता जी का चरण छू रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जैसा कि कहा पाठक साहब ने शुरुआत में, बाकी माओ का भी ख्याल करो यार। आपकी माँ और बाकी की माँ क्या है? वो लड़के जो मारे जा रहे हैं, जिन लड़कों को आप धमका रहे हो कह करके कि अगर FIR दर्ज हुआ तो नौकरी नहीं मिलेगी, तुम पे FIR दर्ज हो तो तुम मुख्यमंत्री बन जाओगे, है ना? और लड़कों पे FIR दर्ज होगा तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी। ये कानून की बात करते हैं, आप न्याय की बात करते हैं। आप न्याय की बात नहीं करोगे तो मारे जाओगे। लिख लीजिए, भूमि क्रांति इस देश में नहीं हुई इसलिए कि गांधी थे। आपने गांधी पे पेशाब किया, आपने गांधी को बर्बाद किया। और अगर अभी कोई गांधी नहीं है आपके सामने, देश की जनता बिगड़ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे ये खतरा लग रहा है कि देश कहीं गृहयुद्ध वाली स्थिति में न फैल जाए। और ये अगड़ा पिछड़ा नहीं होगा राजीव जी, क्योंकि अगड़े भी और पिछड़े जो गांव में छूट गए हैं वो सब नौकरी चाह रहे हैं। उनके सामने जीवन जीने का सबसे बड़ा सवाल है, इसको एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं मोदी जी। और ये जो इनके जो कह रहे हैं कि हमको पता नहीं है, या कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह कह रहे हैं हमने बड़ा सब लोगों से बात करके कंसेंसस बना करके हमने ये लाया है। तो इनके DK सिंह का इंटरव्यू पढ़िए, क्या उन्होंने कहा। DK सिंह ने जो पूर्व थल सेनाध्यक्ष थे, क्या कहा उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता, हम बताएंगे बाद में। और इनके जो मौजूदा जो है लेफ्टिनेंट जनरल है अनिल पुरी, वो क्या इंटरव्यू दे रहे हैं, आज देखिए ABP न्यूज पे उनका इंटरव्यू चल रहा था। क्या कहा उन्होंने कहा कि जो 25% लड़का है, यानी 4 लड़के में से 1 लड़के हम सेना में लेंगे और बाकी 3 लड़के कॉर्पोरेट में जाएंगे, वो टाटा, अंबानी, अडानी, इन लोगों के लिए काम करेंगे। तो क्या कह रहे हैं आप? जो सुनील जी ने कहा CIA की बात कही, CIA कैसे कह रहा है वो? तो आप देश के संसाधन, देश के यूथ को, जिसके पास जज्बा है कि हमको नौकरी तो ठीक है लेकिन देश को बचाना है, देशभक्ति की बात करके वो लगता है, तो उसको आप कहां लगाना चाह रहे हैं? यही आपकी देशभक्ति है। तो खोखले लोग, आपका समय जो है पूरा होता है। और सियासी तूफान नहीं है
ये आम जनता के बीच तूफान है। आम जनता जो 80% आबादी है, 80-20 यहां समझिए कि जो 80% ग्रामीण जनता जो गांव से संबंध रखती है, जिनके पास नौकरी नहीं है, उनका सवाल। और ये जो कह रहे हैं कि ये जैसे कहते थे कि आतंकवादी घुसे हुए हैं किसानों में, ये लड़के जो है किसी पार्टी द्वारा पगलाए गए हैं, ये वो लोग हैं जिनके बाप दादा ने 30-35 साल नौकरियां की है सरकारी, 40 साल पेंशन खाई है, उनके औलादे इस तरह की बातें कर रही है। बाकी जो गरीब आदमी है, जो किसान आदमी है, वो सब जानता है कि ये नौकरियों पर डाका डाल रहे हैं और ये गुंडाई कर रहे हैं, और उनकी गुंडाई का जवाब जो है शायद शांतिपूर्ण तरीके से ही है, लेकिन वो जो यूथ है जिनके सामने अंधेरा है, वो क्या करेंगे आप समझिए। बहुत सारी बातें और बहुत महत्वपूर्ण बातें आप रख रहे हैं। बिहार की जो हालत है वो आप यहाँ पूरा का पूरा, और न सिर्फ बिहार की हालत बल्कि बिहार से होते हुए पूरे देश की हालत आप बयां कर रहे थे, और बहुत सारी बातें यहाँ जो समझने की है वो हमारे साथी समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, फटाफट आपके पास आना चाहूंगा। आप जल्दी खत्म भी खत्म हो रहा है और चाहूंगा कि एक राउंड और सबसे चर्चा हो जाए। अमलेंदु जी, क्या ये जैसे कहावत लास्ट में मैं जो अपनी बात रख रहा था उस समय भी मैं कह रहा था कि ये एक आग का दरिया की तरह है ये, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी जो है वो जब भी देश में, और इस वक्त प्रधानमंत्री की चुप्पी की जरूरत नहीं है, इस देश को इस वक्त एक अपील की जरूरत है। तमाम नेता अपील कर रहे हैं, शांति बहाली की अपील कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं? क्या कुछ इसके पीछे की सियासत, घाटा या नफा नुकसान आप देख रहे हैं? जरा बताइए। देखिए राजीव जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जिस तरीके की उसकी अब तक की सारी रणनीतियां रही हैं और उन पे वो काम करती रही है, तो उसी रणनीति पे में भी वो काम कर रही है। अब पहले जिस तरीके से किसान आंदोलन में हुआ था कि पहले किसानों को कहा गया ये भटके हुए हैं, फिर कहा गया ये खालिस्तानी है, फिर कुछ और कहा गया, फिर कुछ और कहा गया, फिर कुछ और कहा गया, तो इस तरीके से ये सब प्रक्रिया सब शुरू हो गई है। और मुझे लगता है कि शायद ये सोचे बैठे हैं कि इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके समय पास करता होता जाएगा और छात्र और युवा जो है वो परेशान होकर फिर धीरे धीरे घर बैठ जाएंगे और हमारी जो योजना जो है वो ये लागू हो जाएगी। मुझे लगता है कि इस रणनीति में पूरा काम हो रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री खामोश है। हालांकि प्रधानमंत्री अक्सर जब बोलने का समय होता है तब खामोशी रहते हैं। पिछला जब तक का 8 साल का उनका कार्यकाल है वो ऐसा ही रहा है, तो उस समय वो चुप मौन हो जाते हैं एकदम से। बिल्कुल अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री जब 130 करोड़ लोगों के परिवारों के बीच होते हैं फाइलों पर दस्तखत करने के अलावा, तो 130 करोड़ परिवारों के बीच में होते हैं जैसा उन्होंने बताया था पहले। तो अच्छी बात यह है कि आज प्रधानमंत्री अपने परिवार के बीच थे और अपनी माँ के बीच थे, बहुत अच्छी बात तो ये है। लेकिन प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि जो बाकी परिवार हैं उनके साथ क्या हो रहा है और देश को उसकी चिंता होनी चाहिए। जब प्रधानमंत्री अपनी माँ के बीच में है और 130 करोड़ परिवारों के बीच में है, तो 130 करोड़ परिवारों के बच्चे जो सड़कों पे क्यों उत्पात मचा रहे हैं, इसकी तरफ मुझे लगता है प्रधानमंत्री को निश्चित तौर पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि वो ध्यान देंगे या नहीं देंगे ये उनके ऊपर निर्भर करता है, हम लोगों के ऊपर कुछ निर्भर नहीं करता। जिस तरीके से 2 दिन के अंदर ही जो है 3-4 जो है बयान तमाम मंत्रालयों के आ चुके और बताया जा चुका कि अब इसमें ये संशोधन होगा, वो संशोधन होगा, ये इनाम मिलेगा, वो इनाम मिलेगा, तो ये साफ जाहिर कर रहा है कि नोटबंदी और जीएसटी की तर्ज पे जो है ये अग्निपथ भी जो है वो चल पड़ा है। तब इसका हश्र क्या होगा ये देखने वाली बात होगी कुल मिलाकर के, ये जीएसटी और नोटबंदी की तरह इसका हश्र होगा या इसका कुछ और हश्र होगा। लेकिन मुझको लगता है कि इसका हश्र जो है वो अच्छा नहीं होगा कुल मिलाकर के। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पूरे मंत्रिमंडल को आग से खेलने की अपनी रणनीति पर थोड़ा विचार करना चाहिए, क्योंकि ये देश जो है वो हमेशा आग से खेलने के लिए नहीं है। आपने इस योजना का नाम भी जो आग से खेलने वाला रखा, तो आपने देश को चला दिया एकदम आग के रास्ते पे। तो इससे बचने के रास्ते ढूंढे जाने चाहिए, क्योंकि आग जो है वो अच्छी चीज नहीं होती। और आग जब लगती है तो ऐसा नहीं है कि ऊपर पड़ोसिया घर जलाती है, केवल दुश्मन का ही घर जलाती है। आग जब लगती है तो वो पूरे शहर में भी लगा करती है, फिर मोहल्ले में भी लगा करती है, सब कुछ हुआ करता है। तो आग से खेलने की रणनीति जो है मुझे लगता है वो अच्छी चीज नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को क्या लगता है और प्रधानमंत्री को क्या लगता है ये उनका सोचने का विषय है, हमारे सोचने का विषय नहीं है। लेकिन हमको लगता है कि ये आग से खेलने की रणनीति जो है ये अच्छी नहीं है, कम से कम देश के लिए तो अच्छी नहीं है। और जिस तरीके से पूरे देश में हिंसा हो रही है या होने दी जा रही है, दोनों चीजें हो रही है, होने दी जा रही है, कराई जा रही है, कुछ भी हो सकता है।
क्योंकि अब तक का जो इतिहास है वो ये बताता है कि हिंसा होती नहीं है, बल्कि हिंसा कराई जाती है और होने दी जाती है, दोनों चीजें। तो ये जो जिस तरीके से कराई जा रही है, होने दी जा रही है, इसके पीछे निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं बुरी दृष्टि जो है वो सत्ता के लोगों की है, निश्चित तौर पे मुझको ऐसा लगता है, और ये देश के लिए किसी हाल में अच्छा नहीं है। डॉक्टर राकेश पाठक जी, 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी भाषण दे रहे थे, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, उसमें उन्होंने जय जवान जय किसान के नारे को कहा था कि उस समय तत्कालीन जो सरकार थी मनमोहन सिंह की सरकार, कि ये सरकार मर जवान मर किसान के नारे को बुलंद कर रही है। बॉर्डर पे जवान मारे जा रहे हैं, देश में किसान मारे जा रहे हैं। किसानों का क्या हश्र हुआ, 13 महीने का आंदोलन हमने देखा, उसमें 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई। ये भी एक आंकड़ा है और दुरुस्त आंकड़ा है ये। और उसके बाद अब कितने जवानों की जान जा रही है, युवाओं की जान जा रही है, ये भी हम देख रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की चुप्पी, जो सवाल मैं यहाँ अमलेंदु उपाध्याय जी से पूछ रहा था, उसी सवाल के साथ आपके पास आना चाहूंगा कि इस पर भी, क्योंकि किसानों के आंदोलन के समय भी प्रधानमंत्री की चुप्पी ऐसे ही थी जैसे आज युवाओं के आंदोलन और इस अग्नि पथ पर है। क्या ये देश में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है, अब चाहे वो जवान हो या किसान हो, ये तय कर लें, सरकार तो जैसे चल रही है चलती रहेगी और पीएम चुप्पी साधे रहेंगे। क्या कहेंगे इस पे? राजीव जी, मैंने परसों भी आपसे कहा था कि देश के प्रधानमंत्री का देश से संवाद टूटा हुआ है, कोई संवाद नहीं उनका देश के साथ। वे एक तरफा बात करते हैं, 8 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं की। मन की बात करते हैं रेडियो से, उसमें भी इधर से कोई नहीं बोल सकता। जब वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के प्रशासनिक अधिकारियों या हितग्राहियों से बात करते हैं, वो भी सब इतना स्क्रिप्टेड होता है राजीव जी कि एक एक उत्तर, हितग्राही हो चाहे अधिकारी हो, सब निर्धारित होता है कि माननीय क्या प्रश्न पूछेंगे और इधर से उत्तर क्या आएगा। किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य में ये बहुत खतरनाक बात होती है। और ये विषय जो है, हालिया जो विषय है, ये देश की सेना से जुड़ा हुआ विषय है। ये राजनीति का विषय होना ही नहीं चाहिए था, इसमें राजनीति को कूदना ही नहीं चाहिए था, राजनीतिक मंतव्य से इस तरह की योजना बनाई ही नहीं जानी चाहिए थी। अब चूंकि सारे राजनीतिक दल इसलिए कूद पड़े हैं क्योंकि देश का सवाल है। आपने कहा ना मर जवान, जो यद्यपि 2013-14 से पहले तक वे जो कहते थे वो सब उनके कार्यकाल में हो रहा है। जवान सीमा पर भी मर रहे हैं। आप चाहे गलवान घाटी की बात कर लें, चाहे कश्मीर की बात कर लें, सबसे ज्यादा जवानों की मौत इन्हीं 8 सालों में हो रही है। अब जो सिविल सोसाइटी के जवान हैं वे भी मर रहे हैं, चाहे वे नोटबंदी की लाइनों में लगकर मरे हों, चाहे कोरोना काल में इलाज के अभाव में मरे हों, चाहे अब इस आंदोलन में मरेंगे या मर रहे हैं। हम नहीं चाहते एक भी जवान, एक एक मनुष्य की, एक एक जवान की जिंदगी देश और समाज के लिए बहुत कीमती होती है। और एक लोक कल्याणकारी राज्य में सरकार की जिम्मेदारी है हर व्यक्ति की जीवन रक्षा। अगर जांजगीर चांपा में बोरवेल में फंस गए एक बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए एक सरकार प्राण से कोशिश करती है तो ये उसकी जिम्मेदारी थी। इसी तरह से सड़कों पर ये आंदोलन कर रहे लड़के हैं, ये आंदोलनरत क्यों हुए हैं, ये आग किसने भड़काई है, इस पर जरूर विचार करना चाहिए। मैं अपनी बात में एक बात जरूर पूछना चाहता हूं, आज मेरे दिमाग में सुबह से चल रही है। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष टेलीविजन पर आकर इसके फायदे गिना रहे हैं। मैं बड़ी विनम्रता से तीनों सेना प्रमुखों से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, डीवी लाइव के माध्यम से, कि क्या सचमुच में भारत सरकार ने एक भी मीटिंग उनके साथ इस नीति को बनाते समय की? कहीं कोई नोटिंग है, कोई प्रोसीडिंग है? आरटीआई के जरिए किसी को पूछना चाहिए कि अग्निवीर अग्निपथ योजना बनाने से पहले तीनों सेनाओं के प्रमुखों से भारत सरकार ने कोई चर्चा की थी? दूसरा सवाल यह कि क्या कैबिनेट में इसकी कोई मीटिंग हुई थी? बाकायदा प्रेस ही बनती है, कैबिनेट की मीटिंग का पूरा एजेंडा तय होता है। हमारी जानकारी में कम से कम नहीं है। ये कोई 3-4 अधिकारी मिलकर या पता नहीं विवेकानंद फाउंडेशन के कुछ लोग बैठकर पीएमओ में ऐसी नीतियां बनाते हैं और थोप दी जाती हैं। तो सरकार को समय रहते चेत जाना चाहिए और किसी भी नीति को बनाते समय उसके जो हितग्राही हैं, उन पर जिसका प्रभाव पड़ने वाला है, उन जिन पर प्रभाव पड़ने वाला है, उनसे संवाद जरूर करना चाहिए। फिलहाल तो इस आग के दरिया को बहा दिया गया है दिल्ली से, लोक कल्याण मार्ग से। अब ये दरिया में से
युवा पार करेंगे या सरकार पार करेगी, कौन डूबेगा कौन उतराएगा, ये आने वाला समय बताएगा। राजीव, बिल्कुल बिल्कुल, ये आने वाला समय बताएगा। सुनील शुक्ल जी, चुप्पी क्या कुछ कहती है? क्या देश ऐसे ही मन की बात से चलता रहेगा या ये चुप्पी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तोड़ेंगे? क्योंकि सवाल इस बार युवाओं का है और 60% से ज्यादा आबादी युवाओं की है इस देश में, और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते रहे हैं। क्या कहेंगे आप? राजीव जी, पिछले 8 साल में किसी मौके पे ये चुप्पी टूटी तो नहीं है, कोई संवाद तो कायम हुआ नहीं है। पिछले 8 सालों में जितने भी कार्यक्रम लागू किए गए, इस तरह से अचानक जो घोषित किए गए, कोई सफल हुआ नहीं, और किसी की भी असफलता को किसी ने अपने ऊपर लिया नहीं कि मेरी वजह से ऐसा हो गया। तो ये चुप्पी जो है, यह आप ये जान लीजिए कि अनायास नहीं है, ये सोच होती है। और ये इस क्योंकि आपके पास कुछ इसका तर्क, जो पाठक जी ने कहा ना कि आखिर अगर आपने यह कार्यक्रम लागू किया तो किसी स्तर पर विचार विमर्श हुआ क्या? अगर आप ये कहेंगे कि विचार विमर्श हुआ, तो आपके अलौकिक होने का जो तर्क है वो खत्म हो जाएगा। तो अपने आप को अलौकिक बनाए रखने के लिए यह बात कभी नहीं कही जाएगी कि हमने विचार विमर्श किया। सवाल यह, हम अद्भुत हैं, अनोखे हैं और एकमात्र हैं, यह तर्क अगर चलाए रखना है तो निश्चित रूप से यह बात होगी कि यह सोच केवल मेरी है और मैं ही इस तरह की विलक्षण सोच का व्यक्ति हूं। आप ये जो कार्यक्रम लाए हैं, आप सोचिए कि आप कह रहे हैं ना, आप देखिएगा कि अगर यह लागू हुआ तो आप देखिएगा राजीव जी कि कितने बड़े पैमाने पर मुकदमेबाजी होगी। आप ये आउटसोर्सिंग इन्होंने किया विभिन्न विभागों में, इन्होंने विभिन्न एजेंसीज के माध्यम से लोगों को रोजगार दिए। आप पता कर लीजिए कि श्रम न्यायालयों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हजार मुकदमे हमको नियमित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अस्थायी नेचर के, अस्थायी प्रकृति के काम को अस्थायी कर्मचारियों के माध्यम से ही कराया जाना चाहिए। आप उसकी आउटसोर्सिंग नहीं कर सकते, आप उनको संविदा पर नहीं रख सकते। और जो लोग 25-30 साल संविदा के आधार पे थे, उनको नौकरी के 2-3 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको नियमित कर दिया और सरकार को लाखों करोड़ रुपए उनको भुगतान करने पड़े। तो ये प्रक्रिया आप देखिएगा मुकदमे बढ़ाएगी, और जितना 11 लाख 12 लाख रुपए लेकर के आएंगे ना, ये सम्मानित अधिवक्ताओं को देकर चले जाएंगे। इस कदर मुकदमेबाजी होगी कि आप हमको कहेंगे कि साहब ये 25 लोगों को आपने कर दिया, मैं 26वां हूं, आपने किस आधार पर छाट दिया? और किसी के पास कोई तर्क नहीं होगा। कोर्ट ऑफ लॉ में जब आप खड़े होंगे तो कोई आपके पास जवाब नहीं होगा। हर तरह से आप सोचिए ना कि जिस तरीके इतना मायाजाल इससे फैला हुआ है, इतना भ्रम फैला के रखा गया है कि इससे न तो युवाओं का भला होना है, न समाज का भला होना है, न सेना का भला होना है, न अभिभावकों का भला होना है, न बेरोजगारी दूर होनी है। भला किसका होना है? किसी का नहीं। और आप इसको लागू करने के तमाम बेमतलब के तर्क आप देते चले जा रहे हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और उसके पीछे कोई आधार नहीं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इस सरकार को सद्बुद्धि आवे और इस पूरी की पूरी योजना को वापस ले, और जो सेना और अर्धसैनिक बलों की नियमित भर्तियां हैं, और जिसके लिए सेना और अर्धसैनिक बल, रेलवे, 4 मंत्रालय ऐसे हैं देश के जो सर्वाधिक रोजगार देने वाले मंत्रालय माने जाते हैं, उनमें आप लोगों को रोजगार दीजिए। अगर आप अपने युवाओं को रोजगार नहीं देंगे तो कौन देगा? हम लोग कहते थे पहले, हमारे पूर्वज कहते थे कि बनिया की नौकरी कोई करता है क्या, जिसको आप मुलम्मा चढ़ा करके कारपोरेट आप कर रहे हैं। बीटेक और एमटेक किए हुए लड़कों को ये कारपोरेट वाले क्या पैसा दे रहे हैं, जरा पता कर लीजिएगा राजीव जी। जितना बेचारे हर महीने अपनी पढ़ाई पर खर्च किए हुए हैं, उतना ही पैसा भी नहीं मिल रहा है इनको। तमाशा मचा हुआ हर तरफ, और सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। ये हालात है। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि यह पूरी की पूरी यह योजना अतार्किक है, संदर्भहीन है, युवाओं के विरुद्ध है, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए कारगर नहीं है। ऐसे में इस पूरी की पूरी योजना को वापस लिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और बहुत सारी बातें इससे निकल के आ रही हैं। ये चर्चा जितनी करें वो कम है, लेकिन प्रशांत टंडन जी, सियासी मायने समझने की कोशिश हम कर रहे हैं यहाँ पर इसके, और इसकी जरूरत भी यहाँ है। जैसा आप अपने पहले वक्तव्य में बता भी रहे थे कि छात्र संघ को भी सामने आना चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि विपक्ष भी जिस प्रकार आज पिछले लगातार कांग्रेस पार्टी इस पर मुखर होकर के बोल रही है, और अब और 2-3 दिनों से लगातार राहुल गांधी भी ट्वीट कर रहे हैं, सोनिया गांधी की चिट्ठी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी की तरफ से,
क्या कुछ कहती है और आने वाले समय में शांतिपूर्ण आंदोलन की बात भी है। क्या एक दबाव बनते हुए देख रहे हैं सरकार पे? क्योंकि अभी जो चर्चा में हम लोग बात कह रहे हैं, जो बात निकल के आ रही है वो यही आ रही है कि सरकार अभी तक दबाव में नहीं है। सरकार अमेंडमेंट तो कर रही है, इसमें कुछ चीजें जोड़ कुछ घटा तो रही है, लेकिन जिस प्रकार इस योजना को वापस लेने की मांग कर रहे हैं युवा, वो यहां दिखाई नहीं दे रहा है। क्या विपक्ष के आने से ऐसा दबाव बनता हुआ दिखाई देगा? हाँ, मेरी आवाज आ रही है जी। हाँ, तो पिछले कुछ ऐसी जब बड़ी घटनाएं हुई हैं तो विपक्ष का बहुत फोकस्ड अप्रोच नहीं रहा है, पहली बात। दूसरी कि विपक्ष में कांग्रेस तो बोलती है, मान लीजिए अभी जेडीयू बोल रहा है बिहार से, लेकिन दूसरी विपक्षी पार्टियां कोई बाद में बोलता है, कोई धीमे बोलता है, कोई सिर्फ ट्वीट में बोलता है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कोई बाइट दे देता है। तो विपक्ष का एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं दिखाई देता है, और जब तक वो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं दिखाई देगा कि ठीक है आप ममता बनर्जी के साथ मिलके इलेक्शन नहीं लड़ेंगे बंगाल में, आप आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, पंजाब में आप विपक्षी पार्टी हैं उसके, लेकिन इस मुद्दे पर एक साथ खड़े होने में क्या दिक्कत है? और केवल इसी मुद्दे पे नहीं, आपको एक और मिसाल दें, कौन सी पार्टी विपक्ष की बची है जिसके नेता को सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स ने घेरा ना हो? चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, कोई नहीं बचा है। आम आदमी पार्टी, उनके मंत्री जेल में। लेकिन कभी एक बार भी आपने देखा कि विपक्ष ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर एक साथ कोई आवाज उठाई हो? या मान लीजिए कि यही कहा हो कि जी कि अगर शरद पवार के साथ हुआ है तो दूसरी पार्टियां बयान दें। आज अगर राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड के केस में बुलाया जा रहा है तो दूसरी पार्टियां बयान दें, बयान भी नहीं देते हैं। तो जब आप अलग अलग लड़ेंगे तो काम आसान है सरकार के लिए भी। तो विपक्ष को पुरानी गलतियों से नसीहत लेकर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करना चाहिए। सिर्फ एक पार्टी के बोलने से नहीं होगा, दक्षिण की पार्टियों से भी, और जो इसमें बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है कि वो समन्वय करे, वो कोऑर्डिनेट करे बाकी पार्टियों से कि भाई आप एक मंच पर आओ। ये काम दूसरी और पार्टियां नहीं करेंगी। तो इस वक्त जरूरत इस बात की है कि इसको पॉलिटिकल मूवमेंट करें ताकि वायलेंस कम हो, छात्र नेता इसमें आए, छात्रों का आंदोलन हो और विपक्ष का एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो। फ्लोर में आप मॉनसून सेशन में करेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। अभी की जरूरत है कि विपक्ष इसमें एक साथ खड़ा हो। तो विपक्ष एक साथ खड़ा होगा, सरकार कल इसमें बात करने को राजी हो जाएगी। है कि क्या विपक्ष एक साथ खड़ा होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस वक्त एक्टिव और बहुत ज्यादा एक्टिव तो दिखाई दे रही है, चाहे ईडी के मामले में राहुल गांधी से जो पूछताछ का मामला हो या अब इस मामले में और इससे पहले भी। लेकिन विपक्ष के दूसरी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, वो एक साथ दिखाई नहीं दे रही हैं, जिनको एक मंच पे आना चाहिए। बहुत दुरुस्त फरमा रहे हैं प्रशांत टंडन जी, ये बात हमारे साथी असलम चिश्ती भी लिख रहे हैं। ऐसे तमाम साथी आप लोगों के बात, आपके विचारों से सहमति जताते हैं, लिखते रहते हैं कमेंट बॉक्स में। कई बार मैं नहीं बता पाता हूं, लेकिन लिखते हैं साथी जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं। धनंजय जी, आप किस रूप में देखते हैं, हश्र क्या देखते हैं इस योजना का? जिस प्रकार आंदोलित हैं, आपने उसको पूरे अच्छी तरह से आपने उस तस्वीर को बयां किया पहले अपने वक्तव्य में, लेकिन अब इसका हश्र और प्रधानमंत्री की चुप्पी, क्या हम ये मान के चलें कि ये योजना जो स्कीम जो लेके आई है सरकार, इसे
इसे वापस नहीं लेने वाली है, रोल बैक हम नहीं देखने वाले हैं। क्या ये माना जाए? देखिए, रोल बैक तो इनको करना पड़ेगा, उससे तो आप इनकार नहीं कर सकते, इनको लौटना पड़ेगा। क्योंकि गलतफहमी क्या क्रिएट कर दी है, जो रेगुलर वैकेंसी है उसको इन्होंने रोक दिया, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं इस पे, जिसका एजेंडा दिख रहा है लोगों को कि आप जो है, जो आपके कॉर्पोरेट दोस्त है, उनकी सुरक्षा में इनको लगाएंगे। एक और बात महत्वपूर्ण है जिसपे चर्चा कर लीजिए 1 मिनट में, कि आप 4 में से 3 लोगों को घर भेज देंगे और वो एक को सेलेक्ट करेंगे। तो एक को सेलेक्ट करेंगे, यानी वो योग्य व्यक्ति है, वो योग्य लड़का है। जो 3 को छांट देंगे वो अयोग्य कहलाएगा। उसको किस आधार पे छांटेंगे? अयोग्य करके छांटेंगे ना। तो अयोग्य का तमगा लेकर के चलेगा ना, वो घर लौटेगा। दूसरी बात, अभी प्रशांत जी ने बहुत सही बात कही कि सियासी पार्टियों को, जो विपक्ष है, उसको एक मंच पर आकर के बात करनी चाहिए। बिहार में विपक्ष मजबूत है, और विपक्ष इसलिए भी मजबूत हो जाता है कि सरकार के साथ, या सरकार में जो पार्टी है, जो मुख्यमंत्री है जनता दल, वो खुद इस योजना के खिलाफ। नीतीश कुमार, ललन कुमार जो अध्यक्ष हैं, वो कह चुके हैं कि इस योजना पे पुनर्विचार करना चाहिए। तो बिहार के विपक्ष की भूमिका, जैसे जातीय जनगणना पे सब एक साथ आए और वहां से बीजेपी को भी साथ आना पड़ा कि हाँ, जातीय जनगणना होगी। भले केंद्र में सरकार मोदी जी कुछ भी कहते रहे, लेकिन बिहार में जातीय जनगणना होगी, ये माननी पड़ी सबको। तो वैसे ही नीतीश कुमार को ही मुझे लगता है इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अच्छा तो होता कि तेजस्वी यादव लेते, या राहुल गांधी वहां जाकर के एक लीड देते, लेकिन अगर नहीं भी जा रहे हैं राहुल गांधी, तो वहां का कांग्रेस के नेताओं को आगे लाना चाहिए। कन्हैया कुमार जुड़े, तेजस्वी जुड़े और नीतीश कुमार के साथ मिलकर के इस पर योजना बनानी चाहिए कि कैसे बिहार के लड़कों को सही दिशा मिले। बिहार के लड़कों पे FIR नहीं होनी चाहिए। बिहार के लड़के जो जिन पे FIR दर्ज करने की बात कर रहे हैं, तो गरीब लड़के, उनको अगर नौकरी नहीं मिलती है तो उनके घर परिवार का क्या होगा। तो विपक्ष को बिल्कुल ये एक असली देश हित ये होगा राजीव जी, कि देश हित में फैसला ये होगा कि इसको वापस लिया जाए और युवाओं को समझाया जाए कि भाई आपका भविष्य असुरक्षित नहीं है। आप जो है हिंदू मुसलमान करते रहते हैं दिन रात, उससे निकलिए। नहीं निकलिएगा तो भविष्य आपका भी खराब होगा। जिनका भविष्य खराब होता है वो दूसरे का भविष्य खराब कर देते हैं। वो वक्त फिल्म में है ना डायलॉग कि जिनके घर शीशे के हो, दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते चिनाई से। तो ये बीजेपी को समझना पड़ेगा, मोदी जी को समझना पड़ेगा। और मोदी जी अगर नहीं समझेंगे तो जैसे ये पार्टी को आगे लेके आए हैं, वो वैसे ही पार्टी को लेके वापस चले जाएंगे। ये लिख लीजिए कागज पे कहीं, राजीव जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बात यहाँ और जोड़ना चाहूंगा कि ये अप टू 25% है। अप टू, वो 10% भी हो सकता है, वो 5% भी हो सकता है, वो पूरे 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये भी नहीं है कि 25% को रिटेन करेंगे, यानी 4 में से 1 बंदा जो है वो रिटेन होगा और बाकी 3 होंगे। हो सकता है कि 4 के 4 भी हटाए जा सकते हैं, ये भी है। तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं धनंजय जी की बहुत सारी चीजें यहाँ हैं जिसको, इस पूरी स्कीम को अगर आप पढ़ें, इस योजना को का पूरा गहन अध्ययन करें, तो इसके अंदर खाने में बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको समझने की जरूरत है। और सरकार शायद इसको समझाने में अभी तक नाकाम रही है, इसीलिए ये आंदोलन भी अभी तक जारी है। सरकार अगर दावा करती है कि ये आंदोलन बिल्कुल सही, ये स्कीम बिल्कुल सही है, तो आखिर छात्र अभी तक समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, ये भी समझने की जरूरत है। आखिरी कमेंट चाहूंगा अमलेंदु उपाध्याय जी आपसे। अमलेंदु जी, ये अप टू 25% और साथ साथ जो बातें हम लोग अभी कर भी रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की चुप्पी पे हम बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ स्कीम रोल बैक की बात भी हो रही है। और इन सब के बीच जो सियासी तूफान है, उस तूफान को आने वाले समय में आप कहां तक देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इस मसले पर जब युवा आंदोलित हैं और हर सियासी दल चाहता है कि युवाओं का साथ उसे मिले, इससे अच्छा और मौका कैसे मिल सकता है? ये तो एक शानदार मौका है सियासी दलों के लिए। राजनीति अभी बाकी है। देखिए राजीव, राजनीति इसलिए अभी बाकी है क्योंकि ये फैसला भी राजनीतिक है। अगर ये फैसला राजनीतिक नहीं होता, ये योजना अगर राजनीतिक नहीं होती, तो राजनीति भी इस पर नहीं होती। और जाहिर सी बात है कि राजनीतिक दलों का काम राजनीति करना है, भजन करना नहीं है।
वो राजनीति करेंगे। जब सरकार राजनीति कर रही है योजना को लाते हुए और अपने कॉर्पोरेट के मित्रों के हित देख रही है, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष भी जो है वो अपना हित देखेगा और उसमें राजनीति करेगा। तो इसमें ये कोई कहना कि साहब विपक्ष भड़का रहा है, जैसे कल भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मंत्री एक स्वतंत्र देव सिंह है वो कह रहे थे, सुना है कि कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, पहले शिवसेना में हुआ करते थे प्रेम शुक्ला, वो भी जितने कुछ जिहादी विहादी टाइप कह रहे थे आंदोलनकारियों को, इस तरह की सब बातें सब कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि भाई जब आप राजनीति कर रहे हैं तो दूसरा बयान करने के लिए राजनीति में नहीं आया है, वो पहले से राजनीति कर रहे हैं लोग। जब भारतीय जनता पार्टी नहीं बनी थी, विपक्ष की तमाम पार्टियां तब से बनी हुई है, राजनीति कर रही थी। तो राजनीति करने का अधिकार जो है वो इस लोकतंत्र से भारतीय जनता पार्टी को नहीं है कि मोदी जी चाहेंगे तो वही राजनीति करेंगे, बाकी सब जो बयान करेंगे, ऐसा नहीं है। बयान करने के लिए आपके मंदिर बनाने का वादा आपका था, तो आप मंदिर बनाइए, फिर आगे बयान कीजिए, आप क्यों राजनीति कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक फैसला है, राजनीतिक तरीके से इसको लागू किया जा रहा है, राजनीति की इस पर चालें चली जा रही हैं सरकार की तरफ से, तो इसके जवाब भी निश्चित तौर पर राजनीतिक होंगे। अब सवाल यह है कि ये आंदोलन जो अभी तक है ये राजनीतिक है कि नहीं। मुझे लगता है कि अभी तक जो आंदोलन है वो राजनीतिक नहीं है, ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, और आंदोलन में भी इसको नहीं कहा जा सकता। ये स्वतः स्फूर्त गुस्सा फूटा है। आंदोलन की शक्ल तब होगी जब ये निरंतर सतत रूप से क्रमबद्ध तरीके से चलेगा, और वो तब चलेगा जब इसके साथ जो कुछ संगठन जुड़ेंगे, कुछ राजनीतिक दल जुड़ेंगे। दूसरी बात जो राजनीति मुझको एक संकट दिख रहा है वो ये इसलिए दिख रहा है, जैसे प्रशांत जी ने भी कहा कि भाई राजनीतिक दलों को मिलकर बातचीत करनी चाहिए और इस पर भूमिका होनी चाहिए। असल में जब से देश की राजनीति में वाम दल कमजोर हुए हैं, मुझे लगता है कि विपक्ष की राजनीति में भी एक ठहराव सा आ गया है, क्योंकि चाहे वो कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा इकट्ठा करने की बात रहती रही हो या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी दलों का मोर्चा बनाने की बात करती रही हो, वामपंथी दल एक महत्वपूर्ण भूमिका जो थे वो विपक्ष की एकता के लिए एक इकट्ठा करने की, लोगों को एक बातचीत करने की, वो एक निभाया करते थे। लेकिन वामपंथी दल जिस तरीके से कमजोर हुए हैं देश की राजनीति में, उसका असर इस देश की राजनीति में जबरदस्त तरीके से पड़ा है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से मिल रहा है। अब देखना यह है कि वामपंथी दलों की क्या भूमिका होती है। देखिए, किसान आंदोलन में वामपंथी दलों की भूमिका थी, उनके किसान संगठन जो थे कई, वो उसमें शामिल थे, और वो बाकायदा उसको एक अहिंसक तरीके से राजनीतिक एक लक्ष्य लेकर के उसको चल रहे थे, और इसलिए सरकार जो थी उसका दमन जो थी वो नहीं कर पाई, हिंसा का उसमें पुट डलवाने के बावजूद। इस आंदोलन में भी अगर वामपंथी दल अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए इसको आते हैं और सारे विपक्षी दलों को साथ लेकर के और छात्रों के संगठन उनसे बात करके, और जो स्वतः स्फूर्त छात्र जो इकट्ठा हुए हैं उनकी पहचान भी कुछ ना कुछ होगी, कहीं ना कहीं होगी, तो उनको अगर एक दिशा देने का काम करते हैं, मुझे लगता है तो ये आंदोलन लंबा होगा और इसको जो है सरकार को फिर मजबूर होना पड़ेगा इसमें रोल बैक होने के लिए। लेकिन अगर ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन अपनी ही उसमें चलता रहेगा तो फिर स्वतः स्फूर्त आंदोलन जिस तरीके से काल कबलित होते हुए बताइए उसी तरीके से काल कबलित भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके की सरकार चालाकियां चल रही है। तो लेकिन आज जो चीजें देखने को मिली, जिस तरीके से कांग्रेस का वक्तव्य आया, सोनिया गांधी का वक्तव्य आया, अखिल भारतीय किसान सभा है उसकी कल दिल्ली में बैठक हुई, उन्होंने 21 जून को जो है वो बुलाई है, बंद बुलाया है, सबसे बात करने की बातचीत की है। तो अगर ये सब चीजें होती हैं तब फिर सरकार को निश्चित तौर पे बैकफुट पे आना पड़ेगा, और सरकार की मंशा तो साफ हो चुकी है। जैसा शायद सुनील शुक्ला जी ने कहा कि भाई उसका CII का या किसका जो है वो आ गया है विज्ञापन जो है कॉर्पोरेट घरानों का। तो जाहिर सी बात है कि जिस योजना के समर्थन में कॉर्पोरेट घराने खड़े हैं, तो जाहिर सी बात है योजना भी कॉर्पोरेट घरानों में बनाई होगी। मोदी जी को बेचारों को पता भी नहीं होगा योजना में है क्या, बना के दे दी गई होगी, वहां से चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बन के आई होगी और उसको लागू कर दिया गया। तो मोदी जी बेचारे देखते दाखते नहीं है, शरीफ आदमी है, तो वो क्या योजना बन के आई है उसको पहले देखते नहीं है, पहले देख लिया अगर तो सब चीजें हो ही नहीं, बार बार संशोधन नहीं करना पड़े। मुझे लगता है मोदी जी इस पर ध्यान देंगे कि जो कॉर्पोरेट घरानों से योजनाएं बन के आती हैं उसको आंख बंद करके दस्तबंदा किया करें, चूंकि बदनामी तो मोदी जी की होती है ना, कॉर्पोरेट घरानों को क्या जाएगा। अब देखिए जो गंदे गंदे नारे लग रहे हैं इस आंदोलनों में, और भगवा गमछे पहनते लोग जो गंदे गंदे नारे लगा रहे हैं वो प्रधानमंत्री के लिए लगा रहे हैं, किसी अंबानी अडानी और कॉर्पोरेट घराने के लिए थोड़ी लगा रहे हैं। तो मतलब काम करें सब कॉर्पोरेट घराने उल्टे सीधे और गाली खाए हमारे मोदी जी, तो मुझे लगता है ये अच्छी चीज नहीं है, इस पर ध्यान देना चाहिए जी राजीव।
जी बिल्कुल, बहुत सारी बातें इस आंदोलन को लेकर के हम लोग भी पिछले 3 दिनों से लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं और जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलग अलग पहलू को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे तमाम साथी जो हमारे साथ वरिष्ठ जन जो जुड़ते हैं एक पैनलिस्ट के रूप में, यहाँ हम लोग चर्चा वही कर रहे हैं कि आखिर इस पूरे ये जो योजना सरकार लेकर आई है, जो स्कीम लेकर के आई है, इस स्कीम से युवाओं को कितना फायदा है, कितना नुकसान है, आखिर युवा क्यों आंदोलित हैं और आने वाले समय में क्या इन युवाओं को सियासी दलों का साथ मिलने जा रहा है, क्या युवा छात्र संगठनों का साथ लेकर के इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत सारे पहलू हैं जिस पर अभी चर्चा बाकी है, लेकिन इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माता जी के शताब्दी वर्ष यानी कि 100वां जन्मदिन जो है उस पर चरण छू तो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो युवा हैं वो भी अपनी माता को सुखी रखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं, उनसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं। क्या ये उन्हें नसीब होगा? ये इसलिए ये सवाल जो शुरुआत में हमने की भी थी और हमारे तमाम पैनलिस्टों ने कही इस बात को कि इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं, उनकी वो माताएं चाहती हैं, वो माएँ चाहती हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके अच्छा बने, अच्छी नौकरी पाए। और जो सेना में नौकरी के लिए पिछले 3 साल से 4 साल से तैयारियां कर रहे हैं, 2 साल से वैकेंसी नहीं और वैकेंसी निकलने के बाद उन्हें क्या मिला? तो एक झुनझुना। वो झुनझुना वो बजाने के लायक भी नहीं है, क्योंकि उन्हें 4 साल के बाद में क्या कुछ आगे मिलने जा रहा है ये पता नहीं है। और इसके बाद क्योंकि अगर ये होता कि सेना में भर्ती की कई स्कीम में से एक स्कीम ये भी है तो बात यहां तक हो सकती थी, मानी जा सकती थी, लेकिन यहां ये और सिर्फ यही एक स्कीम है, इसके अलावा सेना में भर्ती की कोई भी आगे दूसरी स्कीम नहीं है। तो बहुत कुछ है, बहुत सारे सवाल हैं जिस पर जवाब जरूरी है और प्रधानमंत्री की चुप्पी क्या कुछ कहती है ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप चारों को, प्रशांत टंडन जी, धनंजय कुमार जी, सुनील शुक्ला जी, अमलेंदु उपाध्याय जी और साथ में जुड़े थे डॉक्टर राकेश पाठक जी, आप पांचों महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग जुड़े, अपनी बात, अपने विचार रखे। आप लोगों को बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद देता हूं। और साथ में हमारे तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं, अपनी बात रख रहे हैं। प्रीतम दुग्गल जी कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना एक ऐसी योजना है जिससे 4 साल ट्रेनिंग के बाद पूंजीपतियों की रक्षा करने के लिए ट्रेंड सैनिक मिल जाएगी, तभी सीआईआई इसकी तारीफ कर रही है बड़े बड़े विज्ञापन दे करके। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रीतम दुग्गल जी कि एक ट्रेंड, इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि अदानी अंबानी के पास 4 साल बाद ट्रेंड सैनिक मिल जाएं और उनकी सेना, ये जो सेना है रिटायर्ड सेना, उनकी चाकरी करे। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। सुमित नरखेड़े कह रहे हैं जबरदस्त अमलेंदु जी, असलम चिश्ती कह रहे हैं राइट राजीव जी, बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अफरोज आलम कह रहे हैं सर नोटबंदी इकोनॉमिस्ट को जीएसटी व्यापारियों को, सीए मुसलमानों को, काले कानून किसानों को और अग्निपथ योजना युवाओं को समझ नहीं आई, फिर भी अंधभक्त और गोदी मीडिया इसके लाभ बताने में लगे हैं। आप याद कीजिए, बहुत सही आप लिख रहे हैं अफरोज जी की, लेकिन आप याद कीजिए कि किसानों के आंदोलन को लेकर के मोदी सरकार, उनके नुमाइंदे, मंत्रिमंडल, कैबिनेट के तमाम साथी, उनके ये सब भी वही कहते थे कि किसानों का आंदोलन कितना अच्छा है, इसके क्या फायदे, माफ करें, किसानों का ये जो तीनों कानून है वो कितना अच्छा है। उधर किसानों का आंदोलन और इधर इस कानून के बारे में उसकी खूबियां बताने में लगे हुए थे और साथ साथ गोदी मीडिया भी वही कर रहा था। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री जी माफी मांगते हैं और उसके बाद फिर होता है कि नहीं, ये तो आप जिस चीज को आज अच्छा कह रहे हैं, कल उसे आप कैसे कह दिए कि अच्छा तो था लेकिन मैं मना नहीं पाया अपने किसान भाइयों को। क्या कल को यही कहने वाले हैं कि युवाओं को भी मैं मना नहीं पाया? युवा चाहते हैं कि ये रोल बैक हो, ये योजना वापस हो, ये उनके जीवन का सवाल है, इसलिए भी युवा चाहेंगे ये बात और बहुत दमदारी के साथ युवा रख भी रहे हैं। जावेद इकबाल जी कह रहे हैं कि कुछ भी हो लेकिन ये बात मैं मान लेनी चाहिए कि बीजेपी 8 साल से जनता को बेवकूफ बना रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जावेद भाई आप कि ये हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है और खुले तौर पे मैं भी कह रहा हूं। अरीब खान कह रहे हैं गुड नाइट फ्रॉम फिलीपींस, आपको भी गुड नाइट।
राइट आरिफ खान जी। जावेद इकबाल खान कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने जितनी योजना लागू की उसमें आवाम का कोई फायदा नहीं हुआ। सेना में इस तरह की स्कीम से सेना का मोरल कमजोर होगा। देश की सेना को नौजवानों की जरूरत है, इसलिए उनको परमानेंट नौकरी की जरूरत है। प्रमोद मंकर जी हैं जो कह रहे हैं सर मोदी एक मिनट, हाँ, मोदी के आला अधिकारी भी समर्थन कर रहे हैं दुर्भाग्य से। रूपराम गोगरवाल जी कह रहे हैं कि देश की भलाई के भजन होना चाहिए। और ऐसे ही असलम चिश्ती कह रहे हैं कि राजीव जी 5 वर्ष देश को लूटने वाले नेताओं को आजीवन पेंशन मिलती है और देश की रक्षा करने वाले सैनिकों को कुछ भी नहीं। वाह रे सरकार वाह। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि 5 साल इनकी भी नौकरी, अगर ये चुन के भी आते हैं तो 5 साल के लिए, चलो कुछ नहीं तो कम से कम 5 साल के लिए तो नौकरी पे रख देते हैं आप। 5 साल भी नहीं, 4 साल, अपने से भी नीचे। ये क्या है आखिर? ये धोखा नहीं है युवाओं के लिए तो युवाओं के साथ तो और क्या है? ये सवाल लोग उठा रहे हैं और बहुत वाजिब सवाल उठा रहे हैं। इकबाल खान कह रहे हैं कि भाई साहब हम धोखा खा गए, अरमान जितने भी थे सब मुरझा गए, आपके उन वादों से, छल कपट के इरादों से हम शर्मा गए। भाई साहब हम धोखा खा गए। बहुत खूब लिखा आपने। तौसीफ अंसारी लिख रहे हैं सर आप लोग ही हो सही न्यूज देने वालों में। बहुत धन्यवाद तौसीफ अंसारी जी कि आप हमें सही मान रहे हैं और हम आपकी बातों पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे। आरिफ खान कह रहे हैं राजीव जी मैं कल फिलीपींस से इंडिया आ जाऊंगा, अगर आप दिल्ली आ रहे हैं तो जरूर कोशिश कीजिए मिलने की आरिफ खान जी, और आप आइए इंडिया, आपका स्वागत है। अफरोज आलम कह रहे हैं सर मोदी जी का हर फैसला मास्टर स्ट्रोक होता है जो देश में अराजकता फैला देता है। मदीना का मुसाफिर कह रहे हैं आरिफ खान इंडिया की शहर में हैं, किस शहर से हैं पूछ रहे हैं आरिफ खान को। ऑनलाइन टेक्निकल पॉइंट कह रहे हैं प्राइवेट आर्मी रेडी करना चाहती है आरएसएस के लिए। और निर्मल सिंह कह रहे हैं वाह भाई क्या लेवल के एंकर हैं। और मिशबाउद्दीन कह रहे हैं प्रशांत जी एक साझा मीटिंग कीजिए। प्रशांत जी एक साझा मीटिंग कीजिए, मिशबाउद्दीन कह रहे हैं। और प्रीतम दुग्गल जी, राजीव जी आपका धन्यवाद कह रहे हैं। दुग्गल साहब आप जुड़े, अपनी बात रखें, थोड़ा आखिर में जैसे आपका कमेंट आया तो तत्काल दिख गया और मैं उसको ले पाया। बहुत धन्यवाद देता हूं आपको कि आप जुड़े हैं, आप हमारे ज्वाइन मतलब हमारे मेंबर भी हैं और अच्छा लगता है कि आप जैसे लोग भी जुड़े हुए हैं। आपसे हमारा हौसला जो है वो बढ़ता है। आप लोग जुड़िए, अपनी बातें रखिए, आपके बिना ये कार्यक्रम संभव नहीं है। आप नहीं होंगे तो फिर कैसे होगा कार्यक्रम। और ऐसे ही गिरीश कुमार हैं जो कह रहे हैं सर आप पब्लिक को सुन रहे हैं, ये पूछ रहे हैं या लिख रहे हैं नहीं पता, लेकिन अरीब खान आजमगढ़ लिख रहे हैं आरवी सिंह प्लीज कंटिन्यू सर कह रहे हैं। और पिंटू कुमार कह रहे हैं प्राइवेट आर्मी रेडी करना चाहती है आरएसएस। और आरवी सिंह जी बिल्कुल कंटिन्यू हैं। और मोहम्मद शबीर अंसारी कह रहे हैं राजीव जी गुड। और मदीना का मुसाफिर उत्तर प्रदेश से हैं लिख रहे हैं। संध्या भी हमारे साथ में। और असलम चिश्ती कह रहे हैं आज की डिबेट बहुत ही अच्छी डिबेट रही। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया असलम भाई कि आप लोगों को ये डिबेट हमारी चर्चा पसंद आई। विद्युत मल्ला कह रहे हैं कि अग्निपथ सिर्फ जवान ही नहीं देश का भी बहुत बड़ा नुकसान है। अफरोज आलम कह रहे हैं डीबी का मेंबर बनने के लिए क्या करना होगा? कुछ भी नहीं करना, नीचे ज्वाइन बटन अगर आप देखेंगे बगल में ज्वाइन बटन है, उस ज्वाइन बटन को दबाइए और आप सब कुछ उसमें आप देखेंगे, उस हिसाब से बन जाइए। जावेद इकबाल भाई भी हमारे मेंबर हैं, प्रीतम दुग्गल जी हैं, ऐसे कुछ साथी हैं, आप लोग भी बन सकते हैं। संध्या शर्मा हैं जो कह रहे हैं कि सैनिकों की संख्या भी कम होगी। और ऐसे ही तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं। नसीम अंसारी हैं कह रहे हैं जब से डीबी लाइव देख रहा हूं तब से सच्ची न्यूज़ पता चल रहा है। नसीम अंसारी जी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया कि आप सच की कसौटी पर हमको परख करके देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमारी कोशिश यही है कि आपके पैमाने पर हम खरे उतरें। रईस खान गुड कह रहे हैं, जावेद इकबाल जी कह रहे हैं काश अग्निपथ देश के नौजवानों के आंख खोल दे और वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें।
ये बड़ा सवाल आप कह रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं जावेद इकबाल भाई, और ये बात हम लोग भी लगातार कह रहे हैं कि क्या जो आज विरोध कर रहे हैं वो कल जा करके इसी बीजेपी को वोट देंगे? एक बड़ा सवाल है, आंखें खुलेंगी क्या? ऐसे ही है शब्बीर अली हैं, गुलशन गुलाटी हैं, इजराइल टू पेगासस वाला दोस्त है इस क्रिमिनल। अफरोज आलम थैंक्स कह रहे हैं, आपको भी धन्यवाद। परवीन यूनुस हैं, मोदी जी का हर फैसला यूनिक होता है जो सिर्फ लोगों को परेशान करता है। अब्दुल कयूम भी हैं, हेलो कह रहे हैं और थैंक्स कह रहे हैं। अफरोज आलम, मदीना का मुसाफिर, फतेहपुर हसवा कह रहे हैं, और सुमित नरखेड़े सर एक बार पढ़ें। सुमित नरखेड़े जी बिल्कुल, आपका नाम, आपकी बात, आपके कमेंट हम जरूर पढ़ा करते हैं। मोहम्मद रियाज हैं, डीवी लाइव सच ही दिखा है सर, बहुत धन्यवाद। राम वाजपेयी कह रहे हैं सारी समस्या के जिम्मेदार मोदी जी खुद हैं, और अमजद अली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिर अब्दुल कयूम हैं, हेलो सर जद्दा से, अब्दुल कयूम जी जद्दा से हमारे साथ है, जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, बहुत धन्यवाद। सुमित नरखड़े कह रहे हैं कि बिल्कुल सही कहा प्रशांत जी, सभी पैनलिस्ट को धन्यवाद सर, आपने सही चर्चा की। अगर उनके पास डिग्री नहीं होती तो जो सिलेक्ट नहीं होंगे उन्हें कोई नौकरी भी नहीं मिलेगी, तो फिर वो क्या करेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अमजद अली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद भाई कह रहे हैं, जावेद इकबाल जी कह रहे हैं गुड नाइट, शुभरात्रि, शब्बा खैर। आपको भी गुड नाइट, शुभरात्रि, शब्बा खैर। असलम चिश्ती कह रहे हैं डीवी लाइव के पत्रकारों को नमन, क्या खूबसूरत चर्चा करते हैं। असलम भाई बहुत धन्यवाद, आप तो बहुत पुराने साथी हैं हमारे, आप इस कार्यक्रम में लगातार जोड़ते हैं, आप लोगों से हौसला अफजाई होती है, हिम्मत हमारी बढ़ती है, बनती है। आप जुड़िए, आप लोग, अच्छा लगता है। तौसीफ अंसारी कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम छोड़कर आप लोग सच दिखाते हैं, तो सर शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया कि आप जोड़ते हैं तौसीफ अंसारी जी। कपिल शर्मा कह रहे हैं सरकार आरक्षण पर ध्यान न दे, अग्निपथ को वापस लेने पर ध्यान दे तथा फौजी को परमानेंट करे, 4 साल नहीं। मोदी जी क्या आप तब जागोगे जब देश जल जाएगा? मोदी जी अग्निपथ को वापस लें और देश बचाएं। मोहम्मद रब्बानी का कहना है एक बिना सोचे समझे निर्णय लेना हमारे देश के लिए कितना नुकसानदायक है, नुकसान दिया, ये हमारे देश के नेता को क्यों नहीं समझ में आता है। और ऐसे ही और भी बहुत सारे साथी हैं जो अपनी बात रख रहे हैं। थैंक्स कह रहे हैं सुमित नरखेड़े जी। निर्मल सिंह कह रहे हैं आने वाले दिनों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, एमपी में चुनाव है, अब भूल जाइए बीजेपी ये चारों स्टेट, अब भूल जाए बीजेपी ये चारों स्टेट, यहां पर बीजेपी नहीं आएगी कह रहे हैं। और ऐसे ही अमजद अली कह रहे हैं आई लव इंडियन। अमजद अली भाई आप भी, हम भी आप लोगों को प्यार करते हैं, आप जुड़ते हैं, अच्छा लगता है, इस प्रोग्राम को आप देखते हैं, अच्छा लगता है। और इनायत याकूब कह रहे हैं नमस्कार सर। पठान अमीर भी हमारे साथ हेलो कह रहे हैं। सुमित नरखड़े थैंक्स कह रहे हैं। अहमद सफ़ी राजीव जी नमस्कार कह रहे हैं। सफ़ी भाई आपको भी नमस्कार। मोहम्मद रियाज कह रहे हैं सर देशभक्त बुरी सृष्टि और पोछा दिया है मोदी जी ने। और प्रवीण यूनुस हैं अब तो नौजवानों की आंखें खुले, अब तो घर मोदी ना करो। और असलम चिश्ती कह रहे हैं बुलडोजर कांप गया है, सारे पहिए पूरी तरह जाम हो गए हैं, ड्राइवर को योगी ने छुट्टी दे दी है क्योंकि छात्र दंगाई नहीं हैं, देशभक्त हैं। बहुत खूब, ये सवाल भी कई लोग उठा रहे हैं और बहुत वाजिब सवाल है कि अब कहाँ है। अब भाषा बदल गई है, अब ये दंगाई नहीं है, छात्र आंदोलित हैं, वो थोड़ा भटके हुए हैं। जुम्मा और जुम्मा दोनों के बीच का अंतर आप और हम सब समझ रहे हैं असलम भाई अच्छी तरह से। हैदर अली अंसारी कह रहे हैं आपकी बात करने का हेडिंग बहुत अच्छा है सर, बहुत धन्यवाद हैदर अली अंसारी जी। और मोहनलाल यादव आई लव यू सर, आपको भी, हम भी आई लव यू टू मोहनलाल यादव जी। आरवी सिंह कह रहे हैं धर्म के नाम पर भगवान बेच गए, देश पर बिठाया देश भी बेच गए, ट्रस्ट बनाकर मंदिरों की जमीनें बेच गए, आर्मी के नाम पर अब जवानों के साथ खेल रहे हैं। बनवारी मीना कह रहे हैं रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, गप्पू फेंकू विदूषक झूठ जीवी मदारी सुर नौटंकिया नाटकवाज बहुरूपिया घरियाली जीवी दादी सुर फोटो सुर राक्षस
अब बहुत सारी चीजें उन्होंने लिख दिए हैं, लेकिन बनवारी मीना जी बहुत धन्यवाद कि आप जुड़ते हैं। आरवी सिंह भी, यू आर ग्रेट जर्नलिस्ट सर लिख रहे हैं, आप ग्रेट हैं आरवी सिंह साहब कि आप जुड़ते हैं। रईस खान, राजीव जी नमस्कार कह रहे हैं, रईस खान जी आपको भी नमस्कार। और मदीना का मुसाफिर रजवी भाई कह रहे हैं गुड नाइट, आपको भी गुड नाइट। अब गुड नाइट कहने का समय आ गया है भाई। पठान अमीर भी हमारे साथ दुबई से देखता हूं, दुबई से जुड़े हुए हैं पठान अमीर, बहुत धन्यवाद आपको। संत मैरीज टेक्निकल कैंपस कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, असलम चिश्ती जुड़े हुए हैं, मोहम्मद दाऊद सलाम सर कह रहे हैं, आप सबको सलाम नमस्ते और नमस्कार के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूंगा। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, कल रविवार है यानी संडे, कल घूमता हुआ आईना हमेशा की तरह पूरे सप्ताह भर का लेखा जोखा आपके सामने एक छोटे से वीडियो में पेश करता हूं। वो शाम 7 बजे आप इंतजार कीजिएगा, वो वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा। लेकिन परसों शाम 7 बजे फिर से हाजिर होऊंगा अपने कुछ ऐसी ही अपनी कुछ खबरों के साथ, कुछ विश्लेषक दोस्तों के साथ यानी पैनलिस्टों के साथ में, और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका इंतजार रहेगा। शब्बीर अंसारी जी बाद में जुड़े हैं, लेकिन बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े हुए हैं। तौसीफ अंसारी जी भी हैं, बशीर गमेज जी हैं और बाड़मेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरती यादव नमस्कार सर कह रही हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।